Good evening, everyone. I'm going to start animal genetics and breeding now. ठीक है, so that is my subject. My name is Dr. Anupama Bhattacharya and I'm MVSc in animal genetics and breeding. मैंने केरला से MVSc किया है and so yeah, and my graduation is from Mumbai Veterinary College, PVSc. Okay, so nice to meet all of you. Nice to see such a great turnout here. So हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस के साथ, ठीक है. सो ये आपका सिलेबस है. ओके, ये थोड़ा सा हैफाजार्ड है, ठीक है. मतलब इसमें पहले उन्होंने दिया है रोल ऑफ लाइफ स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी, लाइफ स्टॉक एंड मिल्क प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स. उसके बाद कंजर्वेशन पे आ गए, कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म, ब्रीड्स ऑफ कैटल, बफेलो, शीप, गोट, पिग, पोल्ट्री. फिर इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट आ गया. फिर मेथड्स ऑफ सिलेक्शन आ गए. फिर मेथड एंड सिस्टम्स ऑफ ब्रीडिंग आ गए, ठीक है. तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा हैफाजार्ड सिलेबस है, तो मैंने इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है, ठीक है. ऑर्गेनाइज करने के बाद यही सिलेबस कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है. तो वी पुट इट इनटू ब्लॉक्स में डाला हुआ है हर चीज को. तो हम ब्लॉक बाय ब्लॉक इसको पढ़ेंगे, ठीक है. ब्लॉक बाय ब्लॉक हम लोग जाएंगे सिलेबस वाइज. सो द फर्स्ट ब्लॉक सीज. सो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज, आपका सिलेबस काफी छोटा है, ठीक है, कंपेयर टू अदर स्टेट्स. जैसे अभी तक मैंने जितने स्टेट्स में पढ़ाया, राजस्थान, पंजाब, इन सब के कंपैरिजन में आपका सिलेबस इज मे बी 50%, ठीक है, 50-60%. तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये कि आपको पूरा जेनेटिक्स का सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपके सिलेबस के हिसाब से आपको केवल 50% पढ़ना है, और वो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस. अगर कोई लिख रहा है तो प्लीज डोंट राइट, या मैं नहीं लिखा है, या थैंक यू सो मच. थोड़ा सा मैसी हो जाता है. ओके, ऑलराइट. सो 50% सिलेबस है आपका कंपेयर टू टोटल एजीबी का जितना भी सिलेबस है, उसमें से आपको 50% भी पढ़ना है, ठीक है. और उसमें से भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है. तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में क्या आएगा आपका, मोस्टली आपका आ जाएगा सिलेक्शन, ठीक है. सिलेक्शन इज द प्लेस जहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन निकाल सकते हैं. फिर ब्रीडिंग होता है, ब्रीडिंग में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. तो आपका मेजर सिलेबस इसी से बना हुआ है. सी लुक हियर, ये आ गया सिलेक्शन, मेथड्स ऑफ सिलेक्शन और मेथड्स एंड सिस्टम्स ऑफ ब्रीडिंग. ओके, अभी ये जो इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट है ये इसी में आ जाता है कायदे से. ये मेथड एंड सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग, इसी में इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट भी आ जाता है. सो यू नो वन ऑफ द सिस्टम्स ऑफ ब्रीडिंग इज इनब्रीडिंग, राइट. देयर इज इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग, दो सिस्टम्स होते हैं. आई एम श्योर आपको पता है ये, बट वी जस्ट रिवाइजिंग, राइट. वो दोनों मिलकर रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, राइट. सो इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग, तो उसी में ये इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट इंक्लूडेड है, इसीलिए मैंने इसको एक ही ब्लॉक में प्लेस किया है, ठीक है. फिर ये सब जो है ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है. जैसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ट्रेड्स जो है, इसके बारे में जाने बगैर आप सिलेक्शन पे नहीं आ सकते. तो आपको पहले ये जानना है, उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद हम सारे इवैल्यूएशन मेथड्स करेंगे, ठीक है. सिलेक्शन करने के बाद हम जाएंगे ब्रीडिंग में, ठीक है. ब्रीडिंग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेथड्स एंड सिस्टम्स ऑफ ब्रीडिंग. तो जैसे उसमें इनब्रीडिंग है, आउटब्रीडिंग है, और भी काफी सब मेथड्स है, सब टेक्निक्स है ब्रीडिंग के. तो वो हम शॉर्ट में करेंगे, जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसी बेसिस के हिसाब से हम इसको उतना ही स्ट्रेस देके हम पढ़ने वाले, ठीक है, फॉर एवरी टॉपिक. ओके, सो इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट करने के बाद अब ये बाकी सारे जो टॉपिक्स है ये पूरा ब्रीड से रिलेटेड है. ओके, दिस एंटायर थिंग इज रिलेटेड टू ब्रीड्स. तो इसमें आपको कंजर्वेशन आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म, किस तरह से हम इंडियन जर्मप्लाज्म को कंजर्व कर सकते हैं. सो अभी तो एनबीएजीआर का बहुत स्ट्रांगली प्रोग्राम चल रहा है कि दे आर रजिस्टरिंग जितने भी आपको जो भी एनडी दिखता है. हम क्या करते हैं, जब भी हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन चल रहा था, हम डॉग की ब्रीड लिख देते एनडी, कैटल की ब्रीड लिख देते थे एनडी, ठीक है. तो एनडी कुछ नहीं होगा अभी, एनडी मतलब नॉन डिस्क्रिप्ट. अभी एनबीएजीआर के न्यू मैंडेट्स के हिसाब से एनडी जीरो एनडी की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं. हम हर ब्रीड को कैरेक्टराइज करके ब्रीड स्टेटस देना चाहते हैं, ठीक है. तो उसी तरह मतलब उसी में कंजर्वेशन आ जाता है आपका, और फिर उसी में आपके ब्रीड्स आ जाते हैं, कैटल, बफेलो, शीप, गोट. अभी अपडेटेड, अभी ब्रीड लिस्ट फिर से नई वाली ब्रीड लिस्ट आई है, तो हम वो भी पढ़ेंगे इसके अंदर कि नए कुछ मेरे ख्याल से 15 के आसपास ब्रीड्स अभी रजिस्टर हुए, तो हम लोग पढ़ेंगे, वो सब भी पढ़ेंगे. सो अपडेटेड जो भी डेटा है वो इसमें हम पढ़ेंगे. नए ब्रीड्स कौन से हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से रजिस्टर हुए हैं, सिंथेटिक ब्रीड्स कितने हैं हमारे पास, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है. फिर आता है उसके बाद अगला ब्लॉक, ठीक है. ये तो 3 ब्लॉक्स हो गए. ये पहला ब्लॉक था रिलेटेड टू सिलेक्शन, ठीक है. दूसरा ब्लॉक था रिलेटेड टू ब्रीडिंग, ठीक है.
अब तीसरा ब्लॉक था रिलेटेड टू ब्रीड्स, जो भी ब्रीड्स है उनको कंजर्व किस तरह से करना है, और अभी करंटली हमारे पास क्या क्या ब्रीड्स अवेलेबल है लाइफ स्टॉक स्पीशीज के, ठीक है। फिर चौथा है कि हम इन ब्रीड्स को कंजर्व करने के लिए या इनके बारे में इनको इम्प्रूव करने के लिए अभी करंटली क्या क्या लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसीज चल रही है हमारी स्टेट, मतलब आपके स्टेट में, सो स्टेट में मीनिंग यूपी में एंड हमारी कंट्री में क्या क्या पॉलिसीज चल रही है जिसके बेसिस पे हम लोग अभी लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री ब्रीडिंग करते हैं, कौन से पॉलिसीज के बेसिस पे आधार पे हम उसको फॉलो करते हैं। तो ये आपका चौथा ब्लॉक हो गया सिलेबस का, ठीक है। पांचवा ब्लॉक है, तो ये एक्चुअली ये से जनरल सा ब्लॉक है, ठीक है। सो दिस इज लाइक जनरल स्टैट्स, इसको हम स्टैटिस्टिक्स में पकड़ सकते हैं, ठीक है, वी कैन कैच इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स में मतलब क्या है कि व्हाट इज द रोल ऑफ लाइफ स्टॉक इन द नेशनल इकोनॉमी, अभी कितना परसेंट जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, कितना परसेंट जीडीपी मिल्क प्रोडक्शन से कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है। सो ऑल दैट इज कमिंग अंडर रोल ऑफ लाइफ स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी, किस तरह से लाइफ स्टॉक हमारी नेशनल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में मदद करता है, ये इसमें आ जाता है। फिर उसके बाद ये आ जाता है लाइफ स्टॉक एंड मिल्क प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें आपकी क्रॉस ब्रेड जो है वो कितना दूध देते हैं, मतलब अगर 100% मिल्क प्रोडक्शन है तो 100% में से क्रॉस ब्रेड एनिमल्स कितना दूध देते हैं, इंडिजिनस एनिमल्स कितना दूध देते हैं, ठीक है, ये सब आपका आ जाता है इसमें, ठीक है। और भी बहुत काफी कुछ डेटा होता है कि इंडिया कौन से पोजीशन पे है मिल्क प्रोडक्शन को लेके, इंडिया कौन से पोजीशन पे है पोल्ट्री प्रोडक्शन को लेके, एग प्रोडक्शन को लेके, ये सब डेटा हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर, ओके। एंड देन ये फाइनल ब्लॉक है, this is somewhat part of gynecology, but they have included it in genetics, so I will be taking it for you. Okay, so collection, evaluation, dilution and preservation of semen and methods of artificial insemination. ये आपका आपके सिलेबस के हिसाब से जेनेटिक्स में इंक्लूडेड है, so we will be covering it together. Okay, so कोई डाउट है यहाँ तक? So ये आपका सिलेबस है, तो मैंने जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है मैं ये सब मिटा रही हूँ ताकि हम आपके सिलेबस को दोबारा एक बार अच्छे से पढ़ सके बिफोर वी जंप इनटू द सिलेबस। ओके, हरजिस आपने कुछ लिखा, हाँ यस, थैंक यू सो मच। ओके, आई नो इट्स वेरी एक्साइटिंग स्टार्ट बोर्ड पे लिखने के लिए ना, सो मे बी सम डे वी कैन डू दिस बोर्ड पे लिखने वाला काम। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज योर सिलेबस इन अ ग्लांस, एट अ ग्लांस। ये थोड़ा सा हाफिज आ रहे हैं, इसको पढ़ते पढ़ते यू नो यू गेट कंफ्यूज, तो इसको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसी सिलेबस को मैंने 6 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। ब्लॉक 1 is about selection. Block 1 is about selection. Somebody in the chat box. Okay, just give me a minute. How much time will it take to cover the AGB syllabus? I think close to 7 to 8 classes maximum. That is my estimate. Okay. So hopefully 7 to 8 classes में Dr. Vet हम इसको कवर कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? Can I know your name? Dr. Vet. आपने अभी सवाल पूछा था। It's great to meet all of you actually. सो आई एम वेरी एक्साइटेड पर्सनली कि आपके लिए क्लास ले सकूं, आपके साथ इंटरेक्ट कर सकूं ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर यूपी। अभी वेट से इंटरेक्शन करने का टाइम है, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी आल्सो। ओके, सो फर्स्ट ब्लॉक लेट्स जस्ट रिवाइज क्विकली। फर्स्ट ब्लॉक जो है ये सिलेक्शन से रिलेटेड है, सेकेंड ब्लॉक जो है ये ब्रीडिंग से रिलेटेड है, सेकेंड ब्लॉक इज रिलेटेड टू ब्रीडिंग। ओके, सो सिलेक्शन एंड ब्रीडिंग। ओके, सो सिलेक्शन में सबसे पहला है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ट्रेट्स, मेथड्स ऑफ सिलेक्शन एंड साइर इवैल्यूएशन। सेकंड ब्लॉक इज अबाउट ब्रीडिंग, सो दैट इज मेथड्स एंड सिस्टम्स ऑफ ब्रीडिंग, जैसे इनब्रीडिंग हो गया, आउटब्रीडिंग हो गया। इसी में आपका इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट पे उन्होंने ज्यादा स्ट्रेस डाला है, उसी को हाईलाइट किया गया है, तो इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड इज अबाउट ब्रीड्स, तो यू इस किस तरह से जर्म प्लाज्म को कंजर्वेशन करेंगे, किस तरह से कौन से ब्रीड्स अभी करंटली हमारे साथ अवेलेबल है, कैटल, बफेलो, शीप, गोट, पिग्स एंड पोल्ट्री के। ओके, दिस इज अबाउट ब्रीड्स। फोर्थ ब्लॉक इज अबाउट पॉलिसीज। ओके, सो कौन से पॉलिसीज है करंटली इन प्लेस कि उस तरह से जो हमारी कंट्री में लाइफ स्टॉक की ब्रीडिंग को रेगुलेट करते हैं, जिसके दायरे में रह के हम लोग ब्रीड्स को डेवलप करते हैं और नई ब्रीड्स बनाते हैं और करंट ब्रीड्स को इम्प्रूव करते हैं फार्मर्स के इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए और ब्रीड स्टेटस को भी इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। एंड फिफ्थ इज अबाउट स्टैट्स, सो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से लाइफ स्टॉक हमारी नेशनल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करता है, बूस्ट करता है, किस तरह से कौन से ब्रीड्स का कितना योगदान होता है हमारी नेशनल इकोनॉमी में और हमारे मिल्क प्रोडक्शन में। इंडिया का क्या रैंक है, कौन से लेवल पे आता है इंडिया ग्लोबली
वर्ल्ड में इंडिया कौन से लेवल पे आता है मिल्क प्रोडक्शन में, पोल्ट्री प्रोडक्शन में, मीट प्रोडक्शन में, लाइव स्टॉक स्टैटिस्टिक्स क्या है इंडिया के. ओके, सो ये सब जनरल स्टैटिस्टिक्स में आएगा. एंड फाइनली द लास्ट इज अबाउट सीमेन कलेक्शन. इसको सीमेन कलेक्शन नाम दे देते हैं हम लोग. ठीक है, सीमेन कलेक्शन एंड एआई. ओके, सो इवन दो इट्स अ पार्ट ऑफ गाइनैक, वी विल बी कवरिंग इट अंडर एजीपी. ओके ओके, सो अभी तक आप लोगों के मन में कोई डाउट है? Official syllabus has not provided. Yes, that's okay. I know official syllabus has not been provided yet, but we are starting class, right? So we have to have some basis to start class. अब इसमें अगर कोई भी चेंज आता है तो उस हिसाब से हम लोग वी विल बी चेंजिंग आवर टेक्निक्स. क्या चेंज आएगा ज्यादा से ज्यादा? ओके, जो भी सिलेक्शन ब्रीडिंग से रिलेटेड है ये सब तो चेंज नहीं होगा. ओके, जहां भी मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे सिलेबस देखे अभी तक, और जितने भी देखे हैं हर इसमें सिलेक्शन और ब्रीडिंग तो आता ही है. ठीक है, व्हाट दे कैन डू इज दे कैन ऐड सम स्टफ. इसमें से निकालने लायक तो कुछ भी नहीं है, ये तो बेसिक सिलेबस है. इसके अलावा इसमें से निकलेगा कुछ भी नहीं, इसका मैं श्योर हूं. ठीक है, जो हो सकता है इज एडिशन. ओके, नाउ इफ समथिंग इज एडेड दैट कुड बी मेंडेलियन जेनेटिक्स, वो ही बचता है क्योंकि. ठीक है, आपके सिलेबस में रिपीटेबिलिटी का कोई जिक्र नहीं है, वो ऐड हो सकता है. ठीक है, हेरिटेबिलिटी भी नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन मैं आपको हेरिटेबिलिटी पढ़ाऊंगी अभी इसी क्लास में, क्योंकि सिलेक्शन समझने के लिए आपको हेरिटेबिलिटी समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो हेरिटेबिलिटी क्या, इवन दो देयर इज नो मेंशन इन योर सिलेबस, आई विल बी टीचिंग यू हेरिटेबिलिटी एनीवे, क्योंकि उसके बिना आप सिलेक्शन समझ नहीं सकते. ठीक है, रिपीटेबिलिटी नहीं है, कोरिलेशन नहीं है. कोरिलेशन भी मैं आपको पढ़ाऊंगी टू सम एक्सटेंट कि किस तरह से जेनेटिक कोरिलेशन सिलेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है. सो आई विल टीच यू कोरिलेशन ऑल्सो. इसके अलावा मेंडेलियन जेनेटिक्स है, मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स. ठीक है, तो नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स से कुछ टर्म्स आ सकते हैं, जैसे आपका कोडोमिनेंस हो गया. जैसे ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, हमारा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. ठीक है, तो बाकी तो मेंडल का आई एम श्योर आपको पता है कि डोमिनेंस होता है, उनके हिसाब से 3 लॉज होते हैं. ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, तो ये सब जो है मेंडेलियन जेनेटिक्स हो गया, ये आपके सिलेबस में अभी तक एडेड नहीं है, यही सिर्फ बचता है ऐड करने के लिए. और एक और बचता है, दैट इज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. ठीक है, मॉलिक्यूलर एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स. पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज नॉट सो मच. पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आपका हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आ जाता है. ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आपका हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आता है, तो दैट इज रिगार्डिंग जीन फ्रीक्वेंसीज. ओके, जीन फ्रीक्वेंसी पी क्यू, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. जीन जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज डू नॉट चेंज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ये सब हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंडर आता है, हार्डी विनबर्ग लॉ. तो आपके सिलेबस में पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी नहीं डाला गया. अगर डालते हैं तो हम अपने सिलेबस को उस हिसाब से मॉडिफाई करेंगे. इस साल का सिलेबस जब भी आएगा, जो कुछ भी बचेगा हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेके उसको मॉडिफाई करके वील ट्राई टू कवर इट. ओके, सो पॉपुलेशन जेनेटिक्स ज्यादा से ज्यादा 1 क्लास, आई थिंक 1 क्लास में पॉपुलेशन जेनेटिक्स हम खत्म कर सकते हैं, इवन हाफ अ क्लास ऑल्सो, इफ यू वरीड अबाउट कवरिंग सिलेबस, राइट. सो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के लिए ज्यादा से ज्यादा लगेंगे मे बी 2 क्लासेस मैक्सिमम. इसके लिए भी 1 ही लगेगा, बट लाइक ओवर द टॉप आई एम सेइंग कि ना 2 क्लासेस लग सकते हैं, और इसके लिए 2 क्लासेस लग सकते हैं. तो अगर सिलेबस बढ़ता है तो आपसे मुझे 5 क्लासेस एक्स्ट्रा चाहिए होंगे. ठीक है, ओनली 5 क्लासेस एक्स्ट्रा. उसके अलावा बाकी सब कुछ आपके करंट मतलब प्रीवियस ईयर का जो भी सिलेबस है 2022 का, उसके अंदर ये कवर्ड है. ठीक है, सो दिस सिलेबस इज व्हाट वी विल बी फॉलोइंग राइट नाउ. अभी पढ़ाई करने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा, राइट. सो और जेनेटिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. ओके, सो जो भी क्वेश्चंस आते हैं और जेनेटिक्स में से काफी बाकी के इसमें भी मैंने देखा है, मतलब इवन अदर स्टेट्स ऑल्सो एंड योर स्टेट ऑल्सो. सो फ्रॉम जेनेटिक्स यू विल गेट ओनली सिलेक्शन एंड ब्रीडिंग का ज्यादा करके, बहुत ज्यादा करके सिलेक्शन और ब्रीडिंग और ब्रीड्स, ये 3 टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा जोर रहता है इसके लिए. ओके, क्वेश्चंस के लिए. सो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं तीनों में से आते हैं, और ये तीनों टॉपिक्स आपके लेक्चर में, आपके पुराने सिलेबस में ये कवर्ड है. ठीक है, सो इवन इफ दे चेंज द सिलेबस नाउ, वी विल कवर दैट सिलेबस एज फास्ट एज पॉसिबल फॉर यू ऑल. ठीक है, तो आपको उस हिसाब से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. दीपक जी, आई होप दिस आंसर्स फॉर यू. आई होप दिस इज सेटिस्फाइंग योर क्वेश्चन. दीपक शर्मा जी.
Is this okay? If it's okay, just send me a thumbs up in the meeting chat. दीपक जी, या ओके ओके. सो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, इंट्रोडक्शन हो गया है, कुछ कुछ लोगों का मुझे नाम भी पता चल गया है, विच इज अमेजिंग. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट द सिलेबस. ओके, बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग. आई हैव अ थिंग. ओके, मेरा क्लासेस में ऐसा रहता है कि आप लोग अनम्यूट करो और मुझसे बात करो. ठीक है, ये बातें हैं, मैं आपसे सीखती हूँ, आप मुझसे सीख रहे हो, दैट्स फाइन. ओके, आप यहाँ क्रैश कोर्स करने आए हो, दैट्स ओके, कूल. बट मुझे भी आप लोगों से काफी कुछ सीखने मिलता है. ठीक है, सो एट एनी पॉइंट अगर आपका कोई भी डाउट है, आप यू कैन स्टॉप मी. मुझे वहीं रोक के कि मैम आई हैव अ डाउट, अगर आप यहाँ नहीं करे तो चैट बॉक्स में डाल दो, मैं चैट बॉक्स भी पढ़ती रहती हूँ. ओके, सो इफ यू हैव अ डाउट प्लीज आप बोलिए, स्टॉप मी देयर कि मुझे डाउट है, प्लीज मैम कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन. फाइन, दैट्स कंप्लीटली ओके. प्लीज ऐसा कीजिए, कोई भी पॉइंट पे अगर डाउट है तो प्लीज मेरे को पूछना. एंड सेकेंडली, जब अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, विदाउट एनी झिझक के बगैर आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई किसी को जज नहीं कर रहा. सबसे पहले ये बहुत सेफ स्पेस है. ठीक है, यहाँ कोई किसी को जज नहीं कर रहा. और मतलब आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं जब आपसे सवाल करूं तो आप मुझे जवाब दीजिएगा. ये टू वे स्ट्रीट है, थॉट्स का एक्सचेंज हो रहा है. मैं आपको एक थॉट देती हूँ, आप मुझे एक थॉट देते हो, एट द एंड हम दोनों के पास दो दो थॉट्स होते हैं. ठीक है, सो हम दोनों का बेनिफिट ही हो रहा है. ओके, आपका भी और मेरा भी. ठीक है, सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड टू स्टार्ट एनिमल जेनेटिक्स फॉर यू. आई होप यू आर ऑल एक्साइटेड. एंड सो आज की क्लास में बहुत लंबी नहीं खींचूंगी. मैं 9 बजे तक इसको समाप्त करने की कोशिश करूंगी. ठीक है, सो आप लोग अभी 2 घंटे की क्लास करके आए हो वैसे भी. ठीक है, सो इन द फ्यूचर हावेवर हम लोग दो घंटे की क्लासेस करेंगे. ठीक है, आज थोड़ा 9 बजे तक हम समाप्त कर देते हैं, क्रिसमस भी है, किसी को सेलिब्रेट करने जाना होगा. ठीक है, सो आज थोड़ा 9 बजे तक समाप्त करेंगे. एंड इन द फ्यूचर हावेवर हम लोग हमेशा 2 घंटे की क्लासेस करेंगे. ओके, 2 आवर्स क्लास. एंड क्लास का ये होगा कि पहले हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि उस टॉपिक से क्या PYQs आए हैं और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. एनी क्वेश्चंस विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टॉपिक, हम कुछ क्वेश्चंस भी उस हिसाब से डिस्कस करेंगे. ओके, इज दैट ओके? टाइमिंग will be conveyed to you. Okay, so that will be according to schedule, Dr. Bet. ओके, सो शेड्यूल बनेगा, शेड्यूल के हिसाब से टाइमिंग तो एडमिन के पास है, एडमिन इज इन चार्ज ऑफ टाइमिंग. ठीक है, तो एडमिन के हिसाब से टाइमिंग कन्वे कर दिया जाएगा. ओके, कूल, लेट्स स्टार्ट. ओके ओके, सो एज वी सेड हम ब्लॉक 1 से शुरू करेंगे. ठीक है, ब्लॉक 1 में पहला टॉपिक था क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ट्रेट्स. ये टॉपिक था आपका पहला. ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ट्रेट्स करने से पहले हमें कुछ चीजें समझ में आना बहुत जरूरी है. बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स आई एम श्योर आप लोगों को कुछ कुछ याद होगा, कुछ कुछ याद नहीं होगा. काफी लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत बोरिंग होता था, मेरे लिए भी होता था जब मैं. ठीक है, सो आप किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप माइक भी म्यूट कर दीजिए. ठीक है, सो अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, बट अदरवाइज आप माइक म्यूटेड रखिए, वरना क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है. ठीक है, ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है. स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको समझाना है. वन इज स्टैंडर्ड डिविएशन और दूसरा है वेरिएंस. तो हम पहले ये टॉपिक समझेंगे और उसके बाद वी विल गो टू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ट्रेट्स, इकोनॉमिक ट्रेट्स एंड हेरिटेबिलिटी. सो माई गोल इज 1 घंटे में आज ये कम से कम कवर हो जाना चाहिए. अगर ये कवर हो जाता है तो मैं आगे सिलेक्शन की तरफ बढ़ूंगी. ठीक है, सो पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, स्टैट्स. तो स्टैंडर्ड डिविएशन से शुरू करते हैं. ओके, तो स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से मेरे को आप लोग एक बात बताइएगा कि मीन क्या होता है. मीन पढ़ा होगा आप लोगों ने. ठीक है, मीन, अरिथमेटिक मीन जिसको हम बोलते हैं, किसी भी चीज का मीन लेना, इसका क्या मतलब होता है? एवरेज लेना. एवरेज लेना, मीन का मतलब होता है एवरेज लेना. ठीक है, मोड क्या होता है?
सपोज ये डेटा सेट है, नंबर। हाँ, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, ठीक है। और मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू मतलब अगर डेटा सेट को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो डेटा सेट के बीच में जो वैल्यू पड़ती है वो मिडिल वैल्यू, उसको मीडियन बोलते हैं। ये तीनों जो है इनको बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या कहते हैं इसको? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब बीच की ओर जाने वाले मेजर्स। मतलब अगर ये इतना बड़ा डेटा सेट है आपका, तो इसके सेंटर में क्या है ये आपको इन तीनों मेजर्स से पता चल सकता है। मतलब ये मेजर्स मतलब एक तरह से जरिया है निकालने का कि बीच में डेटा सेट की क्या है। मतलब अगर पूरे डेटा सेट का एक चित्र मिल जाए हमको, तो ये चित्र देना मीन, मीडियन और मोड का काम होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मिल्क प्रोडक्शन को देख लो, ठीक है, ये तो ठीक है, दिस इज फाइन, ओके। अब मिल्क प्रोडक्शन पे आते हैं। हमारा काम क्या है एज जेनेटिक्सिस्ट, एज ब्रीडर्स, एज वेटरनरियंस? हमारा काम ये होता है कि हर्ड जो है, हर्ड होता है, हर्ड का मिल्क प्रोडक्शन या प्रोडक्शन इन जनरल बढ़ाना, ये हमारा काम है, राइट। सो मिल्क प्रोडक्शन को अगर आप देखोगे तो मैं आपको दो मीन दे रही हूँ। एक है 12 kg पर डे और दूसरा है 10 kg पर डे। तो क्या ये 12 kg पर डे और 10 kg पर डे और दोनों हर्ड्स में 100 एनिमल्स है, ओके। क्या ये 12 kg पर डे इन सारे 100 एनिमल्स का करेक्ट पिक्चर बताता है आपको? क्या सारे 100 एनिमल्स का मिल्क प्रोडक्शन 12 ही किलो है पर डे, 12 लीटर पर डे जो बोलना है? नहीं, राइट, नहीं, 12 लीटर पर डे हर एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन तो नहीं है। तो ये एक तरह से क्या कह सकते हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट हो गई इन बाकी 100 एनिमल्स के साथ, कि हम बाकी सबको एवरेज के बेसिस पे जज कर रहे हैं। तो ये अनफेयर ट्रीटमेंट हो जाती है, ठीक है। हो सकता है कि ये जो हर्ड है जो 10 किलो पर डे दे रहा है, इसमें काफी एनिमल्स ऐसे हो जो अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, जिनके बाकी के ट्रेट्स भी काफी अच्छे हैं, इनका फैट परसेंटेज भी काफी अच्छा है, ठीक है। तो हम जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 10 kg पर डे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये हर्ड बुरा है और ये हर्ड अच्छा है, ठीक है। तो ये हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी एनिमल्स का मिल्क प्रोडक्शन कैसा है। ये तो एवरेज हो गया। एवरेज मतलब अगर सबका सम ले लो और उसको टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स से डिवाइड कर दो तो वो एवरेज बन जाता है। तो ये तो एवरेज हो गया, ठीक है। लेकिन बाकी एनिमल्स का मिल्क प्रोडक्शन कैसा है ये देखने के लिए हमें और क्या बोलते हैं, टूल्स की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो वो जो टूल्स है उनका नाम है मेजर्स ऑफ ठीक है डिस्पर्शन, डिविएशन नहीं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो उसमें सबसे पहला मेजर है स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके। सो इट इज नोन एज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्स होना हिंदी में, नॉर्मल हिंदी में मेरे को बता दो, डिस्पर्शन का क्या मतलब होता है? कुछ चीज डिस्पर्स हो गई तो क्या हो गया? फैल गई, ठीक है, ये फैल गई। तो ये किस तरह से, मीन मतलब बीच की वैल्यू, ये वैल्यू मीन बन जाता है। लेकिन बाकी का डेटा इस मीन के आजू बाजू में किस तरह से फैला हुआ है ये हमें देखना बहुत जरूरी है। इससे पहले मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले डेटा के बारे में ये देखना बहुत जरूरी है कि बाकी का डेटा किस तरह से फैला हुआ है। तो बिना मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के हमें पूरे डेटा सेट का पिक्चर नहीं मिलता, ठीक है। तो वो देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस का। सबसे कॉमनली अपार्ट फ्रॉम दिस और भी है, क्वार्टाइल डिविएशन है, फिर रेंज है, ठीक है, मीन डिविएशन है, और भी काफी वो है, क्या बोलते हैं, देयर आर मेनी मोर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। लेकिन कॉमनली जो जेनेटिक्स में यूज होते हैं वो स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस ही है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है? ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ये स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। ये डेटा पॉइंट्स है, ये डेटा पॉइंट्स इस तरह से प्लॉट किए गए हैं, ये सब डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। तो आप इन डेटा पॉइंट्स को अगर जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा? बेल शेप्ड कर्व। आप सारे डेटा पॉइंट्स को जोड़ दो तो आपको मिलेगा बेल शेप्ड कर्व, ठीक है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन का काम होता है ये बताना कि ये जो मीन है इसके आजू बाजू, ये मीन हो गए, ये पूरा मीन है, इस मीन के आजू बाजू किस तरह से डेटा पॉइंट्स
स्कैटर हुए हैं, किस तरह से फैले हुए हैं, ये आपको स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है ये, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा और एसडी बोलते हैं या फिर सिग्मा बोलते हैं उसको। तो सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ xi माइनस म्यू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अब इसका क्या मतलब हो गया, xi का मतलब है कोई भी डेटा पॉइंट, सपोज हमारे पास डेटा है 75, 80, 85, 90, 95, ठीक है, और इसका मीन क्या आएगा कैलकुलेट करना। म्यू का मतलब होता है मीन, म्यू का मतलब होता है मीन। इसका मीन कैलकुलेट करके मेरे को बताओ कितना आएगा, मैंने भी खुद नहीं किया अभी तक ये, चलो मैं भी कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। 75 प्लस 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95, सो दैट इज 425 डिवाइडेड बाय 5, इसका मीन आएगा 85, ठीक है। सो इन दिस केस मीन इज इक्वल टू मीडियन, ओके, इसका मीन आएगा 85। तो लेकिन xi का क्या मतलब है, xi मतलब एवरी पॉइंट इन द डेटा सेट, एवरी डेटा पॉइंट, तो इसका मतलब 75 माइनस 85, ओके, फिर इसका स्क्वायर, फिर दूसरा क्या है 80 माइनस 85 का स्क्वायर, फिर 85 माइनस 85 का स्क्वायर, फिर 90 माइनस 85 का स्क्वायर, फिर 95 माइनस 85 का स्क्वायर। इन सबको अगर आप ऐड कर दो और इस पूरी वैल्यू को, आपको जो भी वैल्यू मिलेगी इससे, अगर आप इसको n से डिवाइड करो, n का क्या मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कितने हुए 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन हुए यहाँ पे, 5 ऑब्जर्वेशन से अगर आप इसको डिवाइड कर दो तो आपको जो वैल्यू मिलेगी उसका स्क्वायर रूट लेना है, आपको स्क्वायर रूट लोगे तो दैट वैल्यू विल गिव यू स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब अच्छा इसको कैलकुलेट कर लो, इसको देखते ही है, ठीक है, कैलकुलेट करो कितना आएगा ये। मीन तो 85 आ गया, बाकी सब मेरे को बताओ कितना आएगा। 75 माइनस 85 का स्क्वायर कितना आएगा, माइनस 10 द होल स्क्वायर, है ना, 100 प्लस 80 माइनस 85 25 प्लस यहाँ 0, यहाँ 25, यहाँ 100, ठीक है, तो ये कितना हुआ 100 100 200 250, 250 डिवाइडेड बाय 5, ओके, तो कितना आएगा 50, 50 का स्क्वायर रूट, ओके 50 का स्क्वायर रूट ले लो, कितना आता है मेरे को बताओ एक बार। 7.52. 7.522, ठीक है। अब ये याद रखना स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आया इस डेटा सेट का 7.522, ठीक है। मैं बाकी सब मिटा रही हूँ, ये एक बार लिख लेना, अगर मैं भूल गई तो मुझे बताना। तो मीन कितना था 85, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आया 7.522, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये आपको बताता है कि जो डेटा सेट है इट इज म्यू प्लस और माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन। म्यू मतलब 85 प्लस या माइनस 7.522, तो ये आपको ये बताता है कि 85 से पीछे 7.522 और 85 से आगे 7.522 यूनिट्स तक हमारा डेटा सेट फैला हुआ है, मतलब हमारे पास इतना डेटा है कि 85 के पीछे भी जाता है और 85 के आगे भी जाता है, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके। और वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, इसका मतलब 7.522 का स्क्वायर जो आया था 50, ठीक है, जो 50 वैल्यू आई थी दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, दैट इज 7.522 का स्क्वायर, ओके। सो दैट इज इक्वल टू वेरिएंस, ओके। सो वेरिएंस जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है बिकॉज इट्स इजी टू कैलकुलेट, इट्स इजी टू कैलकुलेट एंड इजी टू यूज इन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, इसीलिए वेरिएंस को ज्यादा करके इस्तेमाल किया जाता है हमारे जेनेटिक्स के कैलकुलेशंस में, ओके। बट दैट डज नॉट मीन कि स्टैंडर्ड डिविएशन का कोई यूज नहीं है, ऑफकोर्स स्टैंडर्ड डिविएशन से ही बाकी सब कुछ चलता है। सो नाउ दिस इज वन थिंग, ये आपको समझ में आया, मतलब क्या, मीन के पीछे स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट्स, मीन के आगे स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट्स, मतलब मीन कितना था 85, 85 के पीछे 84 83 82 81 80 79 78, ठीक है, 78.522 उसके भी पीछे, मतलब 77 पॉइंट समथिंग, तो 76 पॉइंट समथिंग, तो 76 पॉइंट समथिंग तक हमारा डेटा सेट जा सकता है, और 85 के आगे भी हमारा डेटा सेट प्लस 7.5 यूनिट्स जा सकता है। सो दैट इज आवर रेंज ऑफ डेटा सेट, ओके। ये ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको किस तरह से वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है। वेरिएंस मतलब ये क्या कहते हैं उसको, स्टैंडर्ड डिविएशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब इसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगी, यहां तक ठीक है एवरीबॉडी, ओके। इफ यू आर ओके जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो।
ये डॉक्टर बेट इज ओके, और बाकी सब लोग come on, maximum participation. If you're okay, okay. If you have a doubt, please put a doubt in chat box. Okay, maximum people are okay, okay. Okay, तो ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका बाकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है। अब ये आपको याद रखना है, ओके। ये फेवरेट क्वेश्चन होता है पूछने के लिए लोगों को। अगर कोई स्टैटिस्टिक्स से आपको सवाल पूछेगा, अब आप पूछ रहे थे सिलेबस रिवाइज हो गया तो क्या, तो ये सिलेबस रिवाइज होने के बाद ये अगर स्टैंडर्ड डिविएशन उन्होंने इंक्लूड कर दिया उसके अंदर, तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है पूछने के लिए कि कितना परसेंटेज आता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये हमारा बेल शेप्ड कर्व है। इस कर्व के नीचे ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व मतलब सिग्मा प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, सिग्मा प्लस और माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, सिग्मा प्लस और माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। अब हमारा सिग्मा कितना था उस टाइम 85, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था 7.522 है ना, 7.522, दैट वाज आवर स्टैंडर्ड डिविएशन। अब मेरे को 85 माइनस 7.522 कितना होता है बताना एक बार क्विकली। 77.5. 77.5, लेकिन हमारे डेटा सेट की फर्स्ट वैल्यू कितनी थी? 75. फर्स्ट वैल्यू 75 थी। तो क्या सिग्मा में से अगर हम सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस करें तो हमें पूरा डेटा सेट मिल जाएगा? हमने सिग्मा यानी कि सिग्मा मतलब 85 में से 7.522 माइनस किया, तो क्या हमें हमारे डेटा सेट की पहली वैल्यू मिली कि नहीं मिली? No, ma'am. डेटा सेट नहीं मिली। डेटा सेट की फर्स्ट वैल्यू क्या थी 75, लेकिन इसमें से अगर आप 7.522 माइनस करते हो तो 77.5 ही मिलता है आपको, ठीक है। सो दैट इज नॉट गोइंग बैक ऑल द वे बैक टू सबसे पहली वैल्यू, ठीक है। तो पहली वैल्यू तक जाने के लिए हमें और स्टैंडर्ड डिविएशंस माइनस करने पड़ेंगे उसमें से, राइट। सो 2SD मतलब 2 इंटू 7.522 माइनस करो, अब मिलेगी। अब इसमें से 14 पॉइंट समथिंग माइनस होगा, ठीक है। 14 पॉइंट समथिंग मतलब 85 में से अगर 14 जाता है तो ऑफ कोर्स यू विल गो बैक टू योर फर्स्ट वैल्यू, ओके। सो दिस इज हाउ पूरा डेटा सेट कवर किया जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ पूरा डेटा सेट कवर किया जाता है। सो सिग्मा प्लस और माइनस 1SD विल गिव यू द वैल्यू ऑफ ऑल द एवरेज परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स इन द डेटा सेट। ये वैल्यू जो आ रहा है आपको, ये पूरा ये जो डार्क ब्लू कलर है, ये आपको बताएगा कि आपके डेटा सेट में एवरेज परफॉर्मर्स कितने हैं, ठीक है। अब अगर आप 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे जाते हो, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब फैलाओ, ओके, आप 2 स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से पीछे जाते हो वैल्यू में, तो आपको ये बताएगा कि सबसे लो परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स में कौन है। और अगर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे जाते हो यानी कि 85 प्लस 14 पॉइंट समथिंग, 2 इंटू 7.522 14 पॉइंट समथिंग 15 पॉइंट समथिंग अगर आप उसमें ऐड कर देते हो, तो इस एरिया में यानी कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स है वो कौन है, ठीक है। और अगर आप सिग्मा में से यानी कि मीन में से 3 स्टैंडर्ड डिवीजन पीछे जाते हो तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और 3 स्टैंडर्ड डिवीजन आगे जाते हो तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। ये आपके पूरे डेटा सेट के बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मर्स है। ये आपका बेस्ट परफॉर्मर है, ओके। ये बेस्ट नहीं होता, ये काइंड ऑफ बेटर होता है, इसको बेटर बोल दो। ये हो गया एवरेज, ठीक है। ये बेटर और ये बेस्ट, और ये हो गया वर्स्ट, ओके। तो आपके पूरे डेटा सेट में जो जिसका मिल्क प्रोडक्शन सबसे कम है और जिसका मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आप डेटा सेट से माइनस और प्लस करोगे तो आपको पूरे डेटा का पिक्चर मिल जाता है, ठीक है। सो आपको 2 वैल्यूज में से, क्या 2 वैल्यूज थी हमारे पास, सिर्फ मीन था और स्टैंडर्ड डिविएशन था, या सिर्फ मीन था और वेरिएंस था, तो 2 वैल्यूज में से आपको पूरे 100, 1000, 10,000 जितने एनिमल्स है सबके प्रोडक्शन का पिक्चर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आप एट अ ग्लांस पूरे हर्ड को एनालाइज कर सकते हो, पूरे हर्ड को, पूरे पोल्ट्री को, पूरे एग प्रोडक्शन को आप एट अ ग्लांस एनालाइज कर सकते हो। तो आपको समझ आ रही है इसकी वैल्यू? ये इसकी वैल्यू तब होती है जब हमारा डेटा बहुत बड़ा हो, जब अब आपके पास आपके फार्म में 10,000 पोल्ट्री बर्ड्स है एक ही शेड में, तब आप कैसे डेटा एनालाइज करोगे मैन्युअली? उस टाइम पे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस और मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा समझ आती है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या बोल रही थी, एक फेवरेट क्वेश्चन होता है पूछने के लिए, ठीक है। फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है, मीन प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर कितना एरिया कवर होता है। ये एरिया अंडर द कर्व है, ये क्या बोला मैंने, एरिया अंडर द कर्व, मतलब इस कर्व के नीचे
जितना एरिया आता है उसको बोलेंगे एरिया अंडर द कर्व। तो दैट एरिया मीन प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब ये एवरेज प्रोड्यूसर्स का एरिया, ये कितना कवर होता है? सो दैट इज क्लोज टू 34.1 प्लस 34.1%, मतलब कितना आया? 68.2%। तो एवरेज जो होता है मीन प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट विल बी 68.2% एरिया। सो 100 में से 68.2% प्रोड्यूसर्स आपके एवरेज प्रोड्यूसर्स है। आप इस तरह से इसको इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। फिर मीन प्लस और माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। 2 स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब इसके भी और आगे जाना है आपको, ये वाला एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये कितना है? 13.6 और ये भी 13.6। सो 68.2 प्लस 13.6 प्लस 13.6 कैलकुलेट करना तो कितना आता है? 6 प्लस 6 12 प्लस 2 14, ये 14 हो गया, फिर ये 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 9। 95.4% आपको आपका डेटा सेट कवर हो जाता है अगर आप मीन में से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस और माइनस करते हो। तो प्लस मतलब आगे जा रहे हो, माइनस मतलब पीछे जा रहे हो, ओके। नाउ मीन प्लस और माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर कितना डेटा सेट कवर होता है? 95.4 प्लस 0.1 नहीं 2.3 प्लस 2.3 इश, आई एम राइटिंग इट हियर। 95.4 प्लस 2.3 प्लस 2.3 मतलब 7 8 9 10, ठीक है। ऑलमोस्ट 99% डेटा कवर हो जाता है। ये 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 7 प्लस 2 9 प्लस 2, सी ऑलमोस्ट 100% डेटा। तो दिस एक्चुअली 99 पॉइंट समथिंग 99.3% डेटा आपका कवर होता है अंडर 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस, ओके। सो 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस तक अगर आप प्लस और माइनस करो तो क्लोज टू 99.3% डेटा आपका कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। सो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर क्लोज टू 68.2% डेटा कवर होता है। 2 स्टैंडर्ड मतलब मीन प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन प्लस और माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन तक आपका 95% डेटा कवर हो जाता है, और मीन प्लस और माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन तक आपका 99.3% के आसपास, 99.6% के आसपास आपका डेटा कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको वैल्यूज याद रखनी है, 68 95 और 99। ये फेवरेट क्वेश्चन होता है पूछने के लिए कि कितनी परसेंट वैल्यू कवर होती है, ठीक है। ओके, ये क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। दिस इज हाउ यू ऑब्जर्व डेटा एट अ ग्लांस। एक सेकेंड में आपको पूरा डेटा समझ में आने के लिए ये समझ में आना बहुत जरूरी है, ओके। क्लियर? मिटा दूं इसको? कोई डाउट है इसमें तो अभी पूछना। आई एम वेटिंग फॉर 2 seconds, okay? If you have any doubt, please ask me. Think about it and ask me. So, लो, अगर लो सिग्मा है, सिग्मा मतलब, सिग्मा का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन छोटा है, अब मेरे को बताओ कौन सा डेटा सेट बड़ा है, ओके। इसमें से कौन सा डेटा सेट बड़ा है? किसकी रेंज बड़ी है, किसकी रेंज छोटी है? बड़ा इन द टर्म्स ऑफ नीचे वाले की रेंज वाइडर है, ओके। वाइडर रेंज मतलब इसमें ज्यादा डेटा पॉइंट्स, मतलब ज्यादा वैल्यूज, ज्यादा प्रोडक्शन वैल्यूज के एनिमल्स आपको इसमें मिलेंगे, और इसमें जो है रेंज बहुत छोटी है, मतलब ये केवल क्या कहते हैं 8.5 से लेके 9.5 तक आपके पास एनिमल्स है, और यहाँ पे आपके पास कुछ 6.5 से लेके 11.5 तक के एनिमल्स, 7.5 से लेके 11.5 तक के आपके पास एनिमल्स है इसमें। तो दिस इज वाइडर रेंज, राइट? सो यू ऑलवेज वॉन्ट अ वाइडर रेंज, ओके। नाउ वील कम टू दैट, जब सिलेक्शन पढ़ेंगे ना तब हम उसमें आएंगे, बट अभी के लिए ये याद रखना कि जितना बड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन उतनी बड़ी रेंज होती है, और जितना छोटा स्टैंडर्ड डिविएशन या जितनी छोटी वेरिएंस उतनी छोटी उसकी रेंज होती है, ठीक है। अब अच्छा, उसमें नहीं जाते, एरर में नहीं जाएंगे। एरर के केस में ये बिल्कुल उल्टा होता है। हमें जब हम सिलेक्शन करते हैं तब हमें वाइड रेंज चाहिए, ठीक है, वी वांट अ वाइड रेंज। लेकिन जब हम एरर देख रहे हैं, व्हेन वी सी एरर, आपके एक्सपेरिमेंट्स में अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, मास्टर्स में आपको एरर गिनाएंगे, ओके। तो एरर वैल्यू के केस में जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये मीन प्लस और माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू है ये बहुत छोटी होनी चाहिए, ठीक है। सो एरर के केस में हमें बिल्कुल उल्टा चाहिए। एरर में यू डोंट वांट एनी हाई स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यूज, जबकि जब आप सिलेक्शन कर रहे हो, ब्रीडिंग कर रहे हो, उस टाइम पे आपको बड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन की जरूरत होती है ताकि आप सिलेक्शन अच्छे से कर सको, ठीक है।
आई होप ये आपको क्लियर हो जाता है. सो एरर के केस में ये उल्टा है, लेकिन सिलेक्शन में वी वांट अ वाइडर रेंज. ओके, ऑलराइट. सो आई एम इरेजिंग दिस. आई होप आपको क्लियर हो गया है. आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ना. अब ये हम कर चुके हैं वैसे, इमेजिन यूर अ टीचर वगैरह वगैरह. सो इसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन बनाए थे कि वेरिएंस निकालो, पर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. सो अभी वेरिएंस क्या था? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा हमने निकाला, उसका स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस. तो वेरिएंस ज्यादा करके यूज होता है जेनेटिक्स में, हेरिडेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, कोवेरिएंस, कोरिलेशन, ये सब कैलकुलेट करने के लिए वेरिएंस का इस्तेमाल किया जाता है. मोस्टली बिकॉज इट्स इजी टू इंटरप्रेट एंड इजी टू एनालाइज एंड इजी टू कैलकुलेट ऑल्सो. ओके, तो इसके लिए वेरिएंस का ज्यादा करके इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इकोनॉमिक ट्रेड्स. सो आपका जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ट्रेड्स का कॉन्सेप्ट था, वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट नाउ. ओके, so if you have any doubts, please let me know now, before we move to a other topic. So if you have any doubts, let me know. I'm waiting for 2 seconds. मैम अगर रेंज सिलेक्शन के लिए वाइड रेंज गुड है, क्यों? मतलब अगर रेंज ज्यादा है तो पॉजिटिव सिलेक्शन, मतलब अच्छे ट्रेड्स भी बढ़ेंगे और नेगेटिव साइड भी तो इंक्रीज होगा ग्राफ. अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन. ये मैं आऊंगी उसमें, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग क्विकली टू यू. ये आपका बेस पॉपुलेशन है. ठीक है, आप पेरेंट्स सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट करो. ठीक है, पेरेंट्स सिलेक्ट करो. ठीक है, ये तो आप कौन से एरिया में से, ये मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क यील्ड, और ये है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स showing that milk yield, yeah, whatever, मतलब this is just y axis, either number of individuals या it can be anything. Okay, so but this is x axis पे आपका milk yield है. Okay, now you tell me कि आप कौन से साइड से एनिमल्स को सिलेक्ट करोगे? A, B, C, D. मुझे बताओ कौन से एरिया में से आप एनिमल्स को एज पेरेंट्स सिलेक्ट करना चाहोगे? ये 0 से लेके 12 तक है. डी एरिया से. क्यों डी एरिया से? क्यों? मिल्क प्रोडक्शन. मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा है, यहाँ से सिलेक्ट करो. ओके, ये रेंज आता है 8 इसका मीन है. ठीक है, और डी का है 12, और ए है क्लोज टू से 4. ओके, तो 4 से लेके 12 तक इसका रेंज है. तो इसका मतलब क्या है? इसका रेंज क्या है? स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है? बड़ा है. ठीक है, अब bear with my drawing. Okay, same question. A, B, C, D. अब बताओ कहां से चूज करोगे? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. ये तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, सेम ग्राफ है. अब बताओ कहां से चूज करोगे? ये दूसरा हर्ड है. दिस इज हर्ड ए, दिस इज हर्ड बी. ठीक है, तो हर्ड ए का स्टैंडर्ड डिविएशन कम था या वेरिएंस कम था, जो भी है. हर्ड बी का स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस ज्यादा है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या? यहाँ पे रेंज ज्यादा है, यहाँ पे रेंज क्या है? कम है. ठीक है, अब मुझे बताओ आप दोनों केस में डी से चूज करोगे. 12 लीटर वाला पेरेंट अच्छा है या 9 लीटर वाला पेरेंट अच्छा है? 12. आपको यहाँ रेंज कितनी मिल रही है? 8 से लेके 12, यानी मीन के ऊपर ही सिलेक्ट करोगे. मीन के नीचे तो मतलब इस एरिया में तो सिलेक्शन होगा नहीं, सिलेक्शन होगा इसी एरिया में. 8 से लेके 12 मतलब कितना? 4 लीटर आपके पास सिलेक्शन करने के लिए जगह है. ठीक है, यहाँ सिलेक्शन करने के लिए कितना चॉइस है आपके पास? 1. 8 से 9 लीटर, 1 लीटर. 1 लीटर में सिलेक्शन करके आप क्या इंप्रूव कर लोगे? 4 लीटर में सिलेक्शन करना अच्छा है या 1 लीटर में सिलेक्शन करना अच्छा है? वाइड रेंज की बात, 4 लीटर में अच्छा है. तो इसीलिए जब हम सिलेक्शन करते हैं ब्रीडिंग के लिए, वाइड रेंज होना जरूरी होता है. मतलब जितना अच्छा स्टैंडर्ड डिविएशन, उतना अच्छा आपको पेरेंट्स सिलेक्ट करने के लिए चॉइस मिलेगा. अब ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी एक और बात, बट अभी के लिए आपको आई होप ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया. ओके, यस. ओके मैम, थैंक यू. यस, ओके, वेरी गुड. ऐसी क्वेश्चंस पूछते रहना, तो क्या है, क्लास बनी रहती है.
आप हमको बनाए रखो, हम आपको बनाए रखेंगे, दैट टाइप ऑफ थिंग. ओके ओके. सो नाउ इकोनॉमिक ट्रेड्स पे आते हैं. इकोनॉमिक ट्रेड्स तो खैर बाद में करेंगे, पहले हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पे आते हैं. अच्छा, मैं यहां लिख रही हूँ क्वालिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव. अब मुझे बताओ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस किसी को पता है क्या? जहां तक मुझे याद है हमने सबसे पहले ये टर्म 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में किया होगा. अगर आपने केमिस्ट्री, ऑफ कोर्स आपने सबने केमिस्ट्री लिया हुआ है, तो जो भी है, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का अंतर आप मेरे को बता सकते हो. जस्ट नाम को लेके क्वालिटी और क्वांटिटी, इसमें क्या अंतर होता है? मेजर कर सकते हैं तो क्वांटिटेटिव. ओके, मेजर कर सकते हैं तो क्वांटिटेटिव, और उसी के ऑपोजिट क्वालिटेटिव में क्या आएगा? कलर. कलर. ओके, मतलब मैं ग्रेड लिख दूं? ग्रेड, ग्रेड या क्लास. मतलब आप किसी पर्टिकुलर क्लास में इसको डाल रहे हो, या तो ये रेड कलर का है, या तो ये ग्रीन कलर का है, या तो ये व्हाइट कलर का है. ठीक है, ये दोनों के बीच में नहीं हो सकता. ग्रीन और व्हाइट के बीच में कलर नहीं हो सकता. मतलब होगा भी तो वो उसी कलर में चला जाएगा फिर. ठीक है, तो अगर ग्रीन और व्हाइट के बीच में लाइट ग्रीन आता है तो वो लाइट ग्रीन बन जाएगा. ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्लास. ठीक है, तो ये सबसे पहला डिफरेंस हो गया कि अगर हम उसको मेजर कर सकते हैं तो क्वांटिटेटिव है, और अगर मेजर नहीं कर सकते तो क्वालिटेटिव है. यानी कि अगर हम इसको किसी पर्टिकुलर क्लास में डाल सकते हैं या ग्रेड में डाल सकते हैं तो वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव है. ठीक है, तो ये क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी. तो क्वालिटी कैसी होती है? ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी, राइट. सो ग्रेडिंग इट, तो ग्रेड में आता है तो क्वालिटी. ओके, और क्या डिफरेंस होता है, किसी को पता है? यही मेजर डिफरेंस है वैसे तो. और कोई डिफरेंस आप बता सकते हो तो, अगर आपको पता है तो. आई थिंक किसी का माइक ऑन है, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए. आइस माइक ऑन है. Okay, anyway, we were talking about quantitative and qualitative. Okay, so I hope. Okay, done. हाँ, so हम बात करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की. तो क्वालिटेटिव ये होता है कि हम जिसको ग्रेड कर सकते हैं वो क्वालिटेटिव हो गया, और दूसरा हो गया क्वांटिटेटिव जिसको हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है, अब ट्रेड्स के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है कि क्वालिटेटिव ट्रेड, क्वांटिटेटिव ट्रेड जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है. अब मुझे बताओ, हाइट जो होती है, हाइट की वैल्यू 12.6 भी हो सकती है, 13.8 भी हो सकती है. ठीक है, अब नॉर्मली हाइट होती है 156.2 सेंटीमीटर, 180.3 सेंटीमीटर. ठीक है, 180.35 सेंटीमीटर भी हो सकती है. कोई भी वैल्यू हो सकती है हाइट की, राइट. सो कंटिन्यूअस का मतलब होता है इट कैन टेक एनी वैल्यू ऑन द स्केल. ओके, मतलब कोई स्केल है, किसी भी स्केल पे ये कंटिन्यूअस ट्रेड जो होते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेड जो होते हैं, ये ट्रेड की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट. सो क्वांटिटेटिव ट्रेड एंड क्वालिटेटिव ट्रेड. जो क्वांटिटेटिव ट्रेड है वो स्केल के ऊपर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू. ठीक है, सो स्केल के ऊपर अगर वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं तो वो कंटिन्यूअस कहलाएंगे. कंटिन्यूअस मतलब कोई, किसी की वैल्यू 12 भी हो सकती है, किसी की वैल्यू 12.1 भी हो सकती है, 12.1 और 12 के बीच में भी हो सकती है. ठीक है, लेकिन क्वालिटेटिव ट्रेड की वैल्यू ग्रीन और व्हाइट के बीच में नहीं हो सकती, या ए और बी के बीच में नहीं हो सकती. ओके, या तो ए है या तो बी है. कोई ग्रेड है, अगर आप किसी कारकस को ग्रेड कर रहे हो तो या तो वो ए क्वालिटी का कारकस है या तो बी क्वालिटी का कारकस है. 8.5 क्वालिटी कुछ नहीं होती, राइट. सो इट इज आइदर ए और इट इज बी. ओके, सो दिस कैन बी, दिस इज डिस्क्रीट, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट. डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट मतलब या तो एक है या तो दूसरा, दोनों के बीच में नहीं आ सकता. उसका ऑपोजिट क्वांटिटेटिव जो ट्रेड होता है जिसको हम मेजर कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस होता है. कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है. स्केल पे कोई भी वैल्यू ले सकता है वो. मिल्क प्रोडक्शन आपके हर्ड के अंदर 17 भी हो सकता है, 17.5 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 12.5 भी हो सकता है, 12.1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स कैन टेक एनी वैल्यू ऑन द स्केल, इसीलिए वो कंटिन्यूअस ट्रेड कहलाते हैं. ठीक है, ये दूसरी बात हो गई क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के बारे में. तीसरी बात ये है
कि अगर हम ट्रेट की बात करें तो कोई भी प्रोडक्शन ट्रेट्स जो होते हैं, जो प्रोडक्शन ट्रेट आते हैं सारे, वो सारे क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होते हैं। प्रोडक्शन ट्रेट्स जैसे कि आपका मिल्क प्रोडक्शन हो गया, एग प्रोडक्शन हो गया, कोई भी प्रोडक्शन ट्रेट्स जो होते हैं, इकोनॉमिक ट्रेड जिनको हम बोलते हैं, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ट्रेड जिनको बोलते हैं, वो सारे क्या है, प्रोडक्शन ट्रेड है, वो सब क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेड होते हैं। तो क्वांटिटेटिव मतलब वो उनको हम मेजर कर सकते हैं और वो कंटिन्यूअस होते हैं, वो स्केल पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के बारे में, दैट इज देयर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक मतलब एक से ज्यादा, एक नहीं 3 से ज्यादा जीन्स इनको कंट्रोल करती है, ठीक है। मोर देन 3 जीन्स, हंड्रेड्स ऑफ जीन्स, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। मिल्क प्रोडक्शन एक जीन से कंट्रोल नहीं होता, मिल्क प्रोडक्शन बहुत सारे जीन्स से कंट्रोल होता है, तब जाके आपको एक वैल्यू मिलती है मिल्क प्रोडक्शन की। मतलब जो 12 लीटर आपको दूध मिल रहा है, ये आपको बहुत सारे जीन्स का इफेक्ट मिला के 12 लीटर वैल्यू आ रही है उस आने पे की, ठीक है। क्वालिटेटिव ट्रेड जैसे आपका कोट कलर हो गया, या आपका ब्लड ग्रुप हो गया, या आपका ब्लड ग्रुप या तो ए है या तो ओ या तो बी है, ए और बी के बीच में ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस तरह से ये जो क्वालिटेटिव ट्रेट्स होते हैं, ये कुछ ही जीन्स से कंट्रोल होते हैं, ओके। सम जीन्स, one or few genes are controlling the qualitative trait, okay. And finally one more difference कि they are not environmentally influenced। आपका ब्लड ग्रुप आपके एनवायरनमेंट से चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। आपका अगर ए है तो ए ही रहेगा, चाहे आप ठंड में जाओ चाहे गर्मी में जाओ, आपका ब्लड ग्रुप ए से बी नहीं बन जाएगा अगर आप गर्मी में चले गए तो, ठीक है। लेकिन क्वांटिटेटिव ट्रेट्स की क्या बात होती है, अगर आप साहिवाल गाय को तमिलनाडु में जाके उसको बिना किसी ईसी हाउस के प्रोडक्शन कराओगे, या होल्स्टीन फ्रीशियन को तमिलनाडु लेके चले जाओ भरे गर्मी में मई मंथ में, ठीक है, और वहां उससे एक्सपेक्ट करो कि ये आपको दिन में 18 लीटर दूध देगी, तो नहीं दे पाई, ठीक है। क्योंकि उसकी जो जीन्स है, दे आर सूटेड टू वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव ट्रेट जो होते हैं, ये एनवायरमेंटली इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट होते हैं। क्या? एनवायरमेंटली इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। तो आपको समझ आ गया ये डिफरेंस है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ट्रेट्स का। क्वालिटेटिव ट्रेट का मतलब होता है जो किसी, जिस क्वांटिटेटिव पढ़ लेते पहले। क्वांटिटेटिव मतलब हम उसको गिन सकते हैं, ओके, सो दे आर मेजर्ड, वो कंटिन्यूअस होते हैं, यानी कि स्केल पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तीसरा, उनकी इनहेरिटेंस जो होती है जेनेटिकली, पॉलीजेनिकली कंट्रोल होते हैं। पॉलीजेनिकली मतलब उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए 2 से 3 से ज्यादा, हंड्रेड्स ऑफ जीन्स, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स मिला के उसकी एक वैल्यू बनती है, प्रोडक्शन वैल्यू, जो इसीलिए उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। और चौथा, वो एनवायरमेंटली इन्फ्लुएंस्ड होती है, यानी कि एनवायरमेंट उसके ऊपर फर्क देता है। अगर आप ठंडी से गर्मी में चले गए या अगर स्ट्रेस आ गया तो प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वांटिटेटिव ट्रेट्स को एनवायरमेंट कंट्रोल करता है, ठीक है। उसी का उल्टा है क्वालिटेटिव ट्रेट, जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप हो गया या आपके बाल का कलर हो गया, ये तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो या तो ये काला है या तो लाल है या तो हरा है, जो भी है, मतलब ओके हरा तो नहीं होता, बट ओके, आई एम जस्ट सेइंग एग्जांपल, ओके। या तो ये किसी क्लास में जाता है, मीट का ग्रेडिंग हो गया, ये किसी क्लास में जाता है, तो ये क्लास में जाता है, ये ग्रेड में जाता है, ये डिस्क्रीट होता है, ओके, कंटिन्यूअस नहीं होता, इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इसको एक या फ्यू जीन्स से कंट्रोल होता है, और फाइनली ये एनवायरमेंटली इन्फ्लुएंस नहीं होता है, एनवायरमेंट से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये होते हैं क्वालिटेटिव ट्रेट्स। और ज्यादा करके हमारे जो इकोनॉमिक ट्रेट्स होते हैं वो सारे क्वांटिटेटिव ट्रेट होते हैं। इकोनॉमिक यानी प्रोडक्शन ट्रेट, जो प्रोडक्शन ट्रेट होते हैं हमारे, वो मिल्क प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, ये सारे ट्रेट्स जो होते हैं क्वांटिटेटिवली कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको? बोर्ड से मिटा दो, आई होप आपने लिख लिया हो। मिटा दो बोर्ड से, मिटा रहे हो, ठीक है। अब ना मैं सवाल करूंगी, मेरे को बड़ा मजा आता है सवाल करने में। डॉक्टर रितु यादव, मैं भगा नहीं रही हूँ आपको, ठीक है, मैं बस आपको ऐसे ऐसी, ठीक है, मजा आता है थोड़ा सा पॉप क्विज जैसा। सो डॉक्टर यादव, डॉक्टर रितु यादव, आप मेरे को बताएंगे कि क्वालिटेटिव ट्रेट क्या होता है? जो अभी पढ़ा वही पूछ रही हूँ बस, और कुछ नहीं। डॉक्टर रितु यादव, आर यू इन क्लास? अगर आपको नहीं आता तो इट्स ओके, ओके, कंप्लीटली फाइन। आई अंडरस्टैंड कि आपने अभी भी पढ़ा है, फटाक से याद नहीं होता, दैट्स फाइन।
क्वालिटेटिव ट्रेट्स होते हैं, मतलब विच कैन बी ग्रेडेड, विच कैन बी वी कैन क्लास लाइक ब्लड ग्रुप के हेयर कलर, बिल्कुल हाँ, विच आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, ओके, एंड लाइक and they are one of few genes they can control one character. बिल्कुल, one of few genes are controlling one character and finally उसको हम they are not continuous, so they are discrete. इसको क्या बोलते हैं? discrete बोलते हैं, ठीक है? Okay, very good, excellent. फिर शुभ्रत हिमांशु कुशवाहा जी, आप मुझे बता सकते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट क्या होता है? डॉक्टर शुभ्रत हिमांशु कुशवाहा, हाँ मैम। हाँ जी बताइए, क्वांटिटेटिव ट्रेट क्या होता है? मैम जिसको मेजर किया जा सके। ओके, और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे हमने, क्या क्या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है? मैम देखा नहीं मैं। कोई बात नहीं, आप बता दीजिए जिसको मेजर किया जा सके, और आपके जो प्रोडक्शन रेट्स होते हैं वो सारे प्रोडक्शन, पॉलीजेनिक, ये सब क्वांटिटेटिव। प्रोडक्शन होते हैं, पॉलीजेनिक होते हैं, और क्या होता है? और मैंने क्या बताया था? HF होल्स्टीन फ्रिशियन गाय कहाँ सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी? मैम हमने अपने नहीं। घर में। अच्छा कोई बात नहीं, किसने सुना? किसको पता है? एनवायरमेंटली इन्फ्लुएंस्ड, एनवायरमेंटल फैक्टर होता है कंट्रोल करने के लिए, वेरी गुड। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, मेजर कर सकते हैं। और एक कोई तो पॉइंट है जो मिस कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस। कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस स्टेट होते हैं, यानी कि कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो आपने सुना है क्लास में, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बीच बीच में से पॉप क्विज करते रहेंगे ताकि रिविजन हो जाए, ठीक है, सो इट्स वेरी नाइस। अच्छा, तो ये हो गया सब, पारायण हो गया, रामायण हो गया, सब हो गया। अभी हम पढ़ते हैं, अभी स्लाइड पढ़ लेते हैं थोड़ा, हाँ स्लाइड को बुरा लग जाएगा वरना, ठीक है। तो इकोनॉमिक ट्रेड जो होते हैं, सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स, अच्छा ये तो छोड़ दो, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ, तो इस केस में ट्रेट का मतलब है कैरेक्टर, ठीक है, ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, और फिनोटाइप का मतलब होता है ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर मतलब जैसे कोट कलर है कैरेक्टर, ठीक है, कोट कलर कैरेक्टर है, और फिनोटाइप क्या है? ब्लैक, ब्राउन, फॉन, ठीक है। ये तीनों कलर्स जो होते हैं डॉग के या कोई भी, मतलब जैसे ये कोट कलर हो गया, कोट कलर इज अ कैरेक्टर, और इसके अलग अलग फॉर्म्स जो है या अलग अलग वैल्यूज जो है उसको हम बोलेंगे फिनोटाइप। जैसे मिल्क प्रोडक्शन के केस में, मिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज कैरेक्टर, मिल्क प्रोडक्शन को बोलते कैरेक्टर। और 12.5, 13.75 लीटर पर डे, लीटर पर डे। फैट परसेंट को मान लो, फैट परसेंट के केस में 3.5% फैट, 2.75% फैट, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है इसको बोलेंगे फिनोटाइप, इसको क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। और ये फैट परसेंटेज, ये इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे कैरेक्टर, या इसको बोलेंगे ट्रेट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये हर जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं आपको पहले क्लियर करना चाहती हूँ। जो ट्रेट होता है वो कैरेक्टर होता है, और जो फिनोटाइप होता है उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर। मतलब कोई भी वैल्यू जो वो जो ट्रेट ले सकता है, जैसे किसी एक एनिमल को 2.5% फैट परसेंटेज है मिल्क में, दूसरे एनिमल को 2.52% फैट परसेंटेज है मिल्क में, तो ये 2.5, 2.52, 2.3%, ये इसको क्या बोलेंगे? फिनोटाइप ऑफ द एनिमल, ठीक है। तो ये याद रखना। तो एक एनिमल का अगर फिनोटाइप है तो पूरे हर्ड का भी फिनोटाइप होता है। हर्ड का फिनोटाइप क्या है? उसका एवरेज, उसका वेरिएंस, ये सारे हर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है फिनोटाइप को लेके। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम क्या बोलते हैं? फिनोटिपिक मीन। फिनोटिपिक मीन मतलब आपके फॉर अ ट्रेट, इसका मतलब आपके हर्ड में अगर 100 एनिमल्स है तो वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब उनका एवरेज मिल्क प्रोडक्शन कितना है, उसको हम बोलेंगे फिनोटिपिक मीन बोलेंगे। फिनोटिपिक मीन मतलब इसका जो फिनोटाइप निकल रहा है हर एनिमल का, उसको मीन लेके उसका वैल्यू जो आएगा उसको बोलेंगे फिनोटिपिक मीन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये वैल्यू, ये जो नाम है फिनोटिपिक मीन, ये हर जगह इस्तेमाल होता है, तो आपको ये इस नाम का मतलब, ये नाम क्या मतलब है इसका पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक कैरेक्टर्स पे। इकोनॉमिक कैरेक्टर मतलब जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की कैरेक्टर है, ये कौन डिसाइड करता है? मार्केट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डिसाइड करता है मार्केट। तो मार्केट में अगर आज वूल की डिमांड है, ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, ब्रीडिंग इस तरह से करेंगे कि वूल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। अगर फाइन वूल की डिमांड है तो हम क्या करेंगे, ब्रीडिंग इस तरह से करेंगे, ऐसे शीप ब्रीड प्रोड्यूस करेंगे कि जो फाइन वूल दे सके, जो मैक्सिमम वूल प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो ये तो डिमांड के हिसाब से, मार्केट डिमांड के हिसाब से कैरेक्टर सेट होते हैं और उसी के हिसाब से ब्रीडिंग होती है। ठीक है, उस दिशा में ब्रीडिंग होती है। ठीक है, तो ये हो गए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ट्रेट्स, जो हमें पैसा दे सके, मार्केट में जिनकी डिमांड होती है उनको बोलते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ट्रेट्स, जो प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी को ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिक ट्रेट। तो अब मेरे को बताओ, 3 टाइप के इकोनॉमिक ट्रेट होते हैं। इकोनॉमिक ट्रेट एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है रिप्रोडक्शन और एक होता है ग्रोथ। ठीक है, अब मुझे प्रोडक्शन से रिलेटेड 2-3 इकोनॉमिक ट्रेट के एग्जांपल बता दो। मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क, एग प्रोडक्शन, वूल प्रोडक्शन, कौन सा प्रोडक्शन, वूल प्रोडक्शन। ठीक है, और प्रोडक्शन हो गया। मीट प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, ये तो जो भी प्रोडक्शन वैल्यूज है ये सब इसमें आते हैं। ग्रोथ ट्रेट्स का कुछ बता दो, ग्रोथ ट्रेट्स कैसे होते हैं? FCR, एज एज एट फर्स्ट कमिंग, वो ग्रोथ नहीं आएगा, ये FCR सही है। एज एट फर्स्ट काविंग कहाँ आएगा? रिप्रोडक्शन में आएगा। ठीक है, फर्स्ट काविंग की बात करें तो काविंग रिप्रोडक्शन का भाग है, तो एज एट फर्स्ट काविंग इज ए रिप्रोडक्शन ट्रेट। ओके, वेरी गुड। ग्रोथ ट्रेट में और बताओ क्या आएगा? ग्रोथ किससे मेजर करते? अरे, जब चिप आपके पास पहले दिन आता है, हाँ, वेट। ठीक है, तो हर टाइप का जो वेट हम लेते हैं, हर जो वेट लेते हैं, बर्थ वेट हो गया, वन वीक ओल्ड वेट हो गया, डे ओल्ड चिक का वेट हो गया, 1 महीने का वेट हो गया, 4 हफ्ते का वेट हो गया, ये सारे वेट जो है ये सब ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर आपका डेवलपमेंट जो आता है, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट होता है, फ्लेशिंग परसेंटेज, ठीक है, ये सारे ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। मसल डेवलपमेंट, फ्लेशिंग परसेंटेज, ये सब फ्लेशिंग परसेंटेज तो कार्कस ट्रेट है तो वो प्रोडक्शन में जाएगा, बट किस तरह से फ्लेशिंग हो रहा है दैट विल बी इन ग्रोथ ट्रेट। ओके, फिर रिप्रोडक्शन में आएगा आपका एज एट फर्स्ट काविंग। और बता दो चलो, रिप्रोडक्शन ट्रेट में और क्या क्या देखते हैं हम जब रिप्रोडक्शन होता है गाय का या चिकन का, तब हम क्या क्या देखते हैं उसमें? लिटर साइज देखते हैं। वेरी गुड। और लिटर साइज बहुत इंपॉर्टेंट है पिग्स के लिए, गोट्स के लिए। और किससे प्रोडक्टिविटी मिलती है? काफ ईयर, 1 काफ Calving interval. काविंग इंटरवल, इंटर काविंग इंटरवल, और 1 काफ पर ईयर। आप आफ्टर काविंग ईस्ट्रस आता है तो उसको क्या बोलते? ईस्ट्रस आता है उस टाइम ब्रीडिंग करते हैं, काविंग के बाद ईस्ट्रस आता है उस टाइम ब्रीडिंग करते हैं, तो फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर उसको क्या बोलते हैं? कंसीव रेट, कंसेप्शन रेट भी आएगा उसमें। काविंग तो कंसेप्शन इंटरवल। हाँ, कौन सा रेट? गेस्टेशन तो नहीं है, गेस्टेशन को बोल रहा है मैं, गेस्टेशन पीरियड को बोल रहा हूँ, पीरियड बोल रहा हूँ। जेस्टेशन पीरियड नहीं, जेस्टेशन पीरियड तो चेंज नहीं होता ना, तो वो रिप्रोडक्शन ट्रेट में नहीं आएगा। हम उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी चीज जिसका फायदा उठा के हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो आता है इकोनॉमिक ट्रेट में। तो जेस्टेशन पीरियड तो 9 महीने 9 दिन सेट है, उसको ना आप कम कर सकते हो ना बढ़ा सकते हो, वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन ट्रेट ये सब जो है ये आपके हाथ में है। इसको आप बढ़ा सकते हो, इसको कम कर सकते हो, इसके बेसिस पे आप एनिमल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब जो है ये सब ट्रेट्स आपके हाथ में ट्रेट्स होते हैं, तो हम इनको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ट्रेट्स बोलते हैं। जैसे प्रोडक्शन ट्रेट हो गए, ये इसमें ये आ जाते हैं, रिप्रोडक्शन ट्रेट में ये आ जाता है, ग्रोथ ट्रेट में ये आ जाता है। तो ये सारे क्या है? सारे के सारे क्वांटिटेटिव ट्रेट्स है। इसका मतलब सारे ही पॉलीजेनिक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी, ये पॉलीजेनिक है और ये एनवायरमेंटली इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, अगर ये एनवायरमेंटली इन्फ्लुएंस्ड और पॉलीजेनिक नहीं होते तो आज हमें सिलेक्शन और ब्रीडिंग और एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हम बेस्ट टू बेस्ट ब्रीड करके सिलेक्ट कर देते। सपोज अगर एक ही जीन से कंट्रोल हो रहा था, ठीक है, तो बेस्ट सायर और बेस्ट डैम को सिलेक्ट कर देते जिसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है और हो जाता ब्रीडिंग, क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन ये पॉलीजेनिक है और ये एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड है, इसीलिए हमें जिंदगी में हेरिटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी ये सब पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सो बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे तो, जिनको इंटरेस्ट आता है वो पढ़ लेते हैं, जिनको नहीं आता खैर मैं कोशिश करूंगी कि इंटरेस्टिंग बनाओ। ठीक है, तो ये होता है क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, सारे के सारे पॉलीजेनिक, सारे के सारे एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड और सब ने हम सबके नाक में दम कर रखा है।
ठीक है, क्योंकि इनको कंट्रोल करना हमारे दायरे के बाहर है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट दे के इनको कंट्रोल कर सके, लेकिन फिर भी जेनेटिक्स मतलब मैनेजमेंट से आप एक हद तक प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रियली प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आपको जेनेटिक पूल में टैप करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम जेनेटिक्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो चुका है आपको। सो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ट्रेड्स का फंडा समझ में आ गया क्या होता है? अगर इसमें अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को बताओ। अगर समझ में आ गया तो ओके लिख दो चैट में। तो ये आपका एग्जाम्पल आ गया सारा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो ओके लिख दो, अगर नहीं समझ में आ गया तो डाउट है तो पूछो कोई, मैं वेट कर रही हूँ 2 सेकंड। ओके 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 ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स नाउ। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन में जाने से पहले आपको क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वांटिटी तो हम कर चुके, क्वांटिटी का मतलब क्या? मेजरमेंट। तो क्वांटिटेटिव ट्रेट किस टाइप का ट्रेट होता है? पॉलीजेनिक होता है, मेजरेबल होता है, कंटिन्यूअस होता है और एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। ये सारे ट्रेट्स होते हैं, और जो भी प्रोडक्शन के ट्रेट्स है वो सारे कैसे हैं? क्वांटिटेटिव ट्रेट्स है, ठीक है। अब आते हैं फिनोटाइप पे। अब हमारे जेनेटिक्स में, अब मेरे को बताओ फिनोटाइप क्या था? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ ट्रेट मतलब फिनोटाइप। जैसे कि मेरे को एग्जांपल दे दो। कलर का कोट कलर और कलर जो अलग अलग कलर हो गए। ठीक है, चलेगा, ओके वो चलेगा। अब पर क्वांटिटेटिव ट्रेट्स की बात करें, कोट कलर क्या है? क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में एग्जांपल दो। हम तो क्वांटिटेटिव से ही डील करेंगे, हमारा क्वालिटेटिव से कोई संबंध नहीं है। in breeding we don't care, okay, but we are not so concerned with quantitative genes, we are mostly concerned, sorry, qualitative, we are concerned with quantitative only। तो quantitative मतलब प्रोडक्शन ट्रेट्स में एग्जांपल दो मुझे। मिल्क प्रोडक्शन। individual milk production is the phenotype, okay, individual milk production is the phenotype and milk yield is the character, ठीक है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर एनिमल का फिनोटाइप लिखना चाहते हो, ठीक है, तो फिनोटाइप कैसे लिखते हैं? मुझे बताओ फिनोटाइप हमने क्या बोला था? दे आर पॉलीजेनिक, मेजरेबल, कंटिन्यूअस और एनवायरमेंटली कंट्रोल, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये उनके कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है? ये कैरेक्टर्स है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, ठीक है। ये पॉलीजेनिक जो है और ये एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड है, ये दोनों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिटरमाइन करने के लिए कि फिनोटाइप क्या होता है, ठीक है। तो अभी जो फिनोटाइप है हम इसको लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। फिनोटाइप जो आपको दिखाई दे रहा है बाहर, इंडिविजुअल मिल्क प्रोडक्शन जो आपने बोला जैसे एग्जांपल, तो फिनोटाइप जो है ये किसका नतीजा है? किसकी वजह से हो रहा है? जीन्स की वजह से हो रहा है, यानी कि जीनोटाइप की वजह से, और किसकी वजह से हो रहा है? एनवायरमेंट की वजह से, ठीक है। तो अच्छे जीन्स होते हुए भी, जैसे होल्स्टीन फ्रिशियन हो गई, उसकी जीन्स बहुत अच्छे, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए एक्सेलेंट कैटल है। उसको अगर आप गर्म जगह लाके रख दो, ठीक है, और उसको आप एनवायरमेंट कंट्रोल शेड नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो, प्योर ब्रेड होल्स्टीन फ्रिशियन है, तो वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, इसके बावजूद कि उसके पास जीनोटाइप बहुत अच्छा है, एक्सेलेंट सायर, एक्सेलेंट डैम से वो होल्स्टीन फ्रिशियन पैदा हुई है, और आप उसको लेके आ गए किसी गर्म एनवायरनमेंट में डाल दिया और वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। उसी का उल्टा आप मान लो कोई ऐसी एनिमल है जिसका जेनेटिक कंपोजिशन ठीक ठाक सा है, ठीक है, उस जेनेटिकली उसका कंपोजिशन है कि अगर वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में रह गई तो उसको कुछ मान लो 4 लीटर दूध दे देगी, ठीक है। लेकिन आपने एज अ वेटरनेरियन उसको इतनी अच्छी मैनेजमेंट दी, एक्सेलेंट फूड, एक्सेलेंट एनवायरमेंटल कंट्रोल, जब गर्म था तब आपने स्प्रिंकलिंग किया वाटर का ताकि कूल रहे, ठीक है, तो हीट स्ट्रेस नहीं आने दिया, कोई डिसीज नहीं आने दिया, टाइम टू टाइम स्ट्रेस डिटेक्शन किया आपने, और टाइम टू टाइम उसका ब्रीडिंग किया, ठीक है। तो इसका यही 4 लीटर पर डे का मिल्क प्रोडक्शन
आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके जीनोटाइप एक्सीलेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी आपने उसको एनवायरनमेंट इतना अच्छा दिया, उसको मैनेजमेंट इतना अच्छा दिया कि वो मिल्क प्रोडक्शन अपने जीनोटाइप के पूरे पोटेंशियल को अचीव कर पा रही है। वो ठीक है, वो कर सकती है। ठीक है, उसका जीनोटाइप ठीक ठाक है, नॉट सो बैड, बट उसको अगर आप बुरा एनवायरनमेंट दोगे या नॉर्मल एनवायरनमेंट में रखोगे तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म ना करे। लेकिन अगर आप उसका एनवायरनमेंट आपने बहुत अच्छा दे दिया, मैनेजमेंट बहुत अच्छा दे दिया, तो शी कैन परफॉर्म टू हर मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, फिनोटाइप जो भी आपको नजर आ रहा है ये जीनोटाइप और एनवायरनमेंट दोनों के मिक्सचर का नतीजा है, कि एक का नहीं, केवल एक का नहीं, जीनोटाइप और एनवायरनमेंट दोनों। ठीक है, तो हम पी को कैसे लिखते हैं? पी मतलब फिनोटाइप, जी मतलब जीनोटाइप और ई मतलब एनवायरनमेंट। हम इसको कैसे लिखते हैं? पी इज इक्वल टू जी प्लस ई। ठीक है, अब हम आते हैं बाइफर्केशन। ठीक है, बाइफर्केशन इसको कैसे किया जाता है? यानी कि जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप को 2 या 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब मेरे को बताओ, जो जाइगोट नहीं, जो जर्म सेल होता है, जर्म सेल मतलब जो आपका स्पर्म और ओवम होते हैं, क्या कहते हैं उसको, गैमीट्स। जो गैमीट्स होते हैं उसमें कितना डीएनए होता है? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर? Half. 20 2n या n? and n n ओके, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n 46 है, n क्या है ह्यूमंस में? 23। तो जो गैमीट होता है उसमें हाफ द डीएनए इज प्रेजेंट। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग। ठीक है, क्या ये अपने आप में अकेले कोई डोमिनेंस या कोई इंटरेक्शन ओवर खास करने? नहीं आ रही है। हेलो हेलो, क्लियर आ रही है अभी? जी मैम। हेलो, यस मैम, हाँ मैम आ रही है। आ रही है। आई थिंक फिर आपके नेट के साथ थोड़ा अगर आप मूव करके देखो, अगर फिर भी क्लियर नहीं आ रहे तो मेरे को बताना। ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, अपने आप में कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि मेंडल ने जो टॉल और डॉर्फ का क्रॉस किया था पी प्लांट्स का, आप अपने आप में कैपिटल टी और स्मॉल टी अलील कोई डोमिनेंस दिखा सकता है? या नहीं, जब ऐसे सिचुएशन में आए तब भी डोमिनेंस दिखेगा? नहीं, ये सिचुएशन ए, ये सिचुएशन बी, कौन से सिचुएशन में डोमिनेंस दिखा पाएगा? डी डी B में अब ये क्या है? गैमीट, क्या है? जाइगोट। जाइगोट। ये तो हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब एक जीन को लेके क्रॉस किया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 3 जीन्स को लेके। ठीक है, डोमिनेंस कहाँ दिख रहा है? जाइगोट में। ठीक है, डोमिनेंस हमेशा दिखेगा जाइगोट में। ठीक है, लेकिन ए, बी और सी, सपोज ये 3 जीन्स मिल्क प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले जीन्स है। ठीक है, दे आर जीन्स व्हिच आर इन्फ्लुएंसिंग मिल्क प्रोडक्शन। आउट ऑफ द हंड्रेड्स थाउजेंड जीन्स जितने भी है, उनमें से ये 3 जीन्स है जो मिल्क प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। कैपिटल ए जो है ये सपोज +4 कंट्रीब्यूट करता है, +4 यूनिट्स ऑफ समथिंग। कैपिटल बी इज कंट्रीब्यूटिंग +2 यूनिट्स ऑफ समथिंग एंड कैपिटल सी इज कंट्रीब्यूटिंग -1 यूनिट ऑफ समथिंग। ओके, now A is contributing +2 units, B is contributing -1 unit and C is contributing +1 unit. Okay. अपने आप में मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या बनेगी? +4 +2 -1। ठीक है, 5. टोटल 5। 5 इसकी क्या बनेगी? +2 -1 +1 2। ठीक है, ये अपने आप में इसकी वैल्यू बन रही है। इसका मतलब क्या, ये जीन्स अपना अपना इफेक्ट क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये जीन्स मतलब क्या है? इनको हम एलील बोलते हैं। ये एलील्स है, राइट? एलील मतलब ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। ठीक है, सपोज कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हो गए? एलील हो गए। दोनों साथ में आ गए तो क्या बनता है? जीनोटाइप। ठीक है, जब हाँ जाइगोट बनता है, यानी जीनोटाइप बनता है। जब 2 अलील साथ में आते हैं तब वो जीनोटाइप बनाते हैं। ठीक है, एक अलील मैटरनल, एक अलील पैटर्नल। ठीक है, तो ये तीनों अपने आप में एक इफेक्ट दिखाते हैं जिसको हम बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? एडिटिव इफेक्ट। ये ऐड हो रहे, इनका जो इफेक्ट है, हर जीन का अपना अपना इंडिविजुअल इफेक्ट होता है, हर एलील का अपना अपना इंडिविजुअल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये ऐड हो गए।
ये भी ऐड हो गए, तो इसका टोटल इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट कितना बना 5, इसका कंबाइंड इफेक्ट कितना बना 2। ओके, अब ये हमारा जाइगोट है, कैपिटल ए कैपिटल बी, जो भी इसका फाइनल मिल्क प्रोडक्शन जो कुछ भी है, सपोज इसका फाइनल मिल्क प्रोडक्शन सब मिला के, बहुत सारे जीन्स है तो सब मिला के कुछ मे बी 10 लीटर मिल्क प्रोडक्शन है इसका, ठीक है। अब हम आते हैं इस जाइगोट के बेबी पे, ये जाइगोट था, ये बड़ा हो गया, अब ये हीफर बन गया, अब ये प्रोडक्शन में आया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम मेट कर देंगे एंड वी वांट टू प्रोड्यूस गैमेट्स फ्रॉम दिस जाइगोट, ठीक है। तो ये जाइगोट क्या है, अब मैं पीछे जा रही हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू द बैक स्लाइड। ओहो, ये सब मिट रहा है, चलो कोई बात नहीं, मिटा देते हैं। हाँ, यहाँ लिख रही हूँ, ये जाइगोट है, कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल बी स्मॉल। इसके गैमीट मुझे बताना कैसे बन सकता है। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, इसके अलावा इसका कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, राइट, एम आई राइट, कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, बहुत सारे बनते हैं वैसे तो, 2 to 3 to the power n या 2 to the power n कुछ उसका ये 2 to the power n, so 2 to the power 3, so that is equal to 8। 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसमें से, ठीक है। अगर ये कॉम्बिनेशन बना तो क्या वैल्यू है, +4 -1 +1, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बना तो +2, ये वो 2 वैल्यू, ये बना तो +2 +2 +1, तो ये बेनिफिशियल कॉम्बिनेशन है, हर बार प्लस 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 आ रहा है, ठीक है। तो तात्पर्य कहने का ये है कि जो डोमिनेंस होता है, जो इंटरेक्शन होता है, इसका इफेक्ट आपको सिर्फ कहां दिखेगा, कहां दिखेगा, जाइगोट में। जाइगोट पे, ये जाइगोट में, यानी जब दो गैमीट्स फ्यूज होंगे तब भी डोमिनेंस बनेगा और तब भी ही इंटरेक्शन बनेगा, ठीक है। उससे पहले ना कोई डोमिनेंस है ना कोई इंटरेक्शन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, गैमीट है। कौन सा इफेक्ट बता रहा है, उसके अंदर दो जीन्स अगर मिल्क प्रोडक्शन सेम ट्रेट को इन्फ्लुएंस करने वाले 2-3 जीन अगर आ गए तो वो कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे उधर, एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट दिखाएंगे। तो अब मुझे बताओ, एज अ पेरेंट, ये पेरेंट, so that means what, genotype is a composition of additive effect, it is a composition of dominance and it is a composition of interaction। ये बात समझ में आ गई, जीनोटाइप जो बन रहा है, ठीक है, वो एडिशन से बन रहा है, मतलब इंडिविजुअल एलील का हर इफेक्ट ऐड हो जाता है। डोमिनेंस से बन रहा है, मतलब दो इसके बीच में ये जो डोमिनेंस आपको नजर आ रहा है, इसका भी अपना अपना इफेक्ट होता है, इससे बन रहा है। और इंटरेक्शन मतलब कभी कभी इसको एपिस्टैसिस भी बोलते हैं, ठीक है। एपिस्टैसिस मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो ए है ये सी पे अपना इफेक्ट दिखा रहा है, हो सकता है ए जीन जो है वो सी जीन को कंट्रोल करे, उन दोनों का कोई संबंध नहीं है, सेम क्रोमोसोम पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स का इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंटरेक्शन, तो दो जीन्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव इफेक्ट। लेकिन ये सारे जो इफेक्ट है ये कब आएंगे, जब जाइगोट बनेगा, और ये कब आएंगे, जब गैमीट बनेगा, कभी भी ये इफेक्ट प्रेजेंट होगा, और जाइगोट में भी होगा लेकिन गैमीट में भी होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, एज अ पेरेंट, कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को या अपने ऑफस्प्रिंग को कौन सा इफेक्ट पास ऑन करता है, डायरेक्टली कौन सा इफेक्ट पास ऑन होता है, एडिटिव, हमेशा, ठीक है। ये बात अगर मैं आपको नींद से जगह के पूछूं तो आपको आनी चाहिए। जीनोटाइप में जीन 3 होते, ए डी आई, ए मतलब एडिटिव, डी मतलब डोमिनेंस, आई मतलब इंटरेक्शन, ठीक है। तो डोमिनेंस और इंटरेक्शन जाइगोट में ही बनेंगे, और एडिटिव इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली पेरेंट्स जो है अपने प्रोजेनी को पास ऑन करते हैं, ठीक है। तो हमारे काम का कौन सा इफेक्ट हुआ, एडिटिव, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू सिलेक्ट द पेरेंट्स विद द बेस्ट एडिटिव जीन्स, ओके, तब जाके हम लोग अच्छा कॉम्बिनेशन बना पाएंगे प्रोजेनी में। ये सिर्फ कॉम्बिनेशन के बाद ही आएगा, कॉम्बिनेशन से पहले इसका कोई फायदा नहीं है। ये जो है ये हमारे इंपॉर्टेंस की चीज है, एडिटिव जीन्स, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो मैं बोर्ड मिटा दूं, मैंने बहुत मेस कर दिया बोर्ड के ऊपर, यस मैम। ओके, मैं बोर्ड मिटा रही हूँ। नाउ लेट्स गो बैक टू ए प्लस डी प्लस आई। सो मॉडल ऑफ द स्टोरी, फिनोटाइप को कैसे लिखेंगे, जी प्लस ई, जी को कैसे बाइफोर्केट करेंगे, ए डी आई, एडिटिव, डोमिनेंस और इंटरेक्शन नोन एज एपिस्टेसिस। एपिस्टैसिस का क्या मतलब होता है, एपिस्टैसिस का ये भी क्वेश्चन आता है, एपिस्टैसिस क्या होता है, एपिस्टैसिस का क्या मतलब है,
One gene marks the expression of another. वन जीन मास्क्स द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर. जनरली मास्किंग होता है. मास्किंग मतलब क्या, ये जो ए जीन है ये दूसरे जीन को परफॉर्म नहीं करने देगी. ठीक है, तो ये इस तरह से होता है. बट कभी कभी किसी और तरह का इफेक्ट भी आ सकता है, बट मोस्टली मास्किंग इफेक्ट होता है. मास्किंग मतलब वो परफॉर्म नहीं करने देगी दूसरे जीन को. भले ही अच्छी जीन है लेकिन दूसरी जीन जो कहीं और लोकेटेड है, 13 नंबर की क्रोमोसोम पे एक जीन लोकेटेड है और 14 नंबर पे दूसरी लोकेटेड है. ठीक है, तो ये 13 नंबर वाली जीन अगर ऐसे फॉर्म में आ गई तो ये भले ही कितने भी अच्छे हो ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. नो परफॉर्मेंस. ओके, तो उसको बोलते हैं मास्किंग. ठीक है, तो ये होता है एपिस्टासिस. तो ये 3 इफेक्ट्स होते हैं. ये कब बनेंगे? जाइगोट. और ये कैलिड में भी होता है, जाइगोट में भी होता है, लेकिन ये पास ऑन होता है. ओके, पास्ड ऑन टू योर चिल्ड्रन. तो ये हमारे काम की चीज है. ओके, अब आते हैं एनवायरनमेंट पे. एनवायरनमेंट भी 2 तरीके का होता है. एक होता है टेम्पररी. ये सब मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि फिर आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगा इसीलिए. ठीक है, एक होता है टेम्पररी, टेम्पोररी, और एक होता है परमानेंट. अब वो जो बताओ मैस्टाइटिस हो गया, कोल्ड मैस्टाइटिस, ठीक है, और एक पूरा क्वार्टर खराब हो गया, तो परमानेंट हो गया कि टेम्पररी हो गया? परमानेंट हो गया मैम. परमानेंट खराब हो गया. मैस्टाइटिस से जो खराब हो जाता है उसकी वजह से क्या हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद हो गया उसका. वो हो गया परमानेंट एनवायरमेंट इफेक्ट. ठीक है, अब आप टेम्परेरी का एग्जांपल मैं आपको दूंगी तो कोल्ड एंड हॉट रीजन. ठीक है, अगर साहिवाल को पंजाब में रखते हो और साहिवाल को तमिलनाडु में रखते हो तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है. अगर तमिलनाडु से उसको फिर से साहिवाल को पंजाब में ले जाओगे तो अच्छा परफॉर्म करेगी. ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेरी इफेक्ट जो एनवायरमेंट से आता है. फिर तीसरा होता है मैटरनल एनवायरमेंटल इफेक्ट. मैटरनल इफेक्ट भी परमानेंट ही होता है. मैटरनल मतलब एक माँ अपने बच्चों को किस तरह से पाल पोसती है, ये मैटरनल इफेक्ट होता है. तो विद इन पिगलेट्स भी, सर पिगलेट्स को मान लो, सपोज आपके पास 2 लीटर्स है. ठीक है, 2 लीटर है 2 मदर्स से. ठीक है, तो 2 लीटर, लीटर 1, लीटर 2. लीटर 1 की माँ ने उनको बहुत अच्छे से पाला पोसा और वो माँ बहुत अच्छी थी. लीटर 2 की माँ नॉट सो ग्रेट. ठीक है, व्हाट हैपेंड, लीटर 2 के जो बच्चे थे वो आगे जाके वीक फॉर्म हुए और लीटर 1 के बच्चे थे जो आगे जाके बहुत अच्छा प्रोडक्शन किए. तो ये होता है मैटरनल इफेक्ट और इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो. ओके, सो दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ वेरिएंस. मतलब यहाँ से भी वेरिएशन आता है हर्ड के अंदर. बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, वी विल नॉट गोइंग सो डीप इनटू इट. ओके ओके, सो ये हो गया टेम्पररी और परमानेंट एनवायरमेंटल इफेक्ट. ठीक है, तो फिनोटाइप को इस तरह से डिवाइड किया जाता है. फिनोटाइप इज अ पार्ट ऑफ, फिनोटाइप मतलब G+E. G is divided into additive, dominance and interaction, and E is divided into temporary environment and permanent environment. ये तो हो गया एक एनिमल की बात कर ली हमने. ठीक है, अब हम बात करते हैं 10,000 एनिमल की. जब 10,000 एनिमल की बात करते हैं तो कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं हम 10,000 एनिमल्स के लिए? स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन. लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन तो डिफिकल्ट है कैलकुलेट करने के लिए, तो कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? वेरिएंस. ठीक है, वेरिएंस इजी होता है एस्टिमेट करने के लिए, इसीलिए वेरिएंस. अब मेरे को एक बात बताओ, वेरिएंस इसीलिए भी बोला जाता है उसको क्योंकि आपको पूरे 10,000 एनिमल में सेम फिनोटाइप नहीं नजर आएगा, वेरिएशन नजर आएगा. क्या नजर आएगा? वेरिएशन. ठीक है, तो आपको उस वेरिएशन को गिनना है, इसीलिए वेरिएंस. ठीक है, तो वेरिएंस अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं? कैन आई राइट इट लाइक दिस? अगर एक एनिमल को हम इस तरह से बाइफोकेट कर सकते हैं, एक एनिमल का फिनोटाइप अगर हम इस तरह से जेनोटाइप और एनवायरनमेंट में बाइफोकेट कर सकते हैं, तो कैन वी राइट फिनोटाइपिक वेरिएंस ऑफ द एंटायर हर्ड? वेरिएंस हमेशा मल्टीपल एनिमल्स के लिए होता है. ठीक है, एक एनिमल के लिए नहीं. वेरिएंस इज ऑलवेज अ पॉपुलेशन पैरामीटर. क्या होता है? पॉपुलेशन पैरामीटर. पॉपुलेशन पैरामीटर मतलब सबके लिए, एक इंसान का वेरिएंस नहीं होता, सबका मिला के वेरिएंस बनता है. हाँ. मैम बट इसमें इन्वायरमेंट तो सेम रहेगा, तो उसमें वीपी कैसे? उसमें तो वेरिएशन सेम ही है पूरी और पॉपुलेशन जिसमें. तभी तो हम उसको इग्नोर करते रहते हैं जब देखो. इसकी बात करो ना, वीपी परमानेंट. हाँ, इन्वायरमेंट तो वो पूरा जो हार्ड है वो तो सेम ही रहेगा, तो उसमें वेरिएशन कैसे आ जाएगा जब पूरे मैनेजमेंट में आता है, मैनेजमेंट में वेरिएशन आता है. तो विद इन हर्ड भी अगर आप 100 एनिमल्स का एक हर्ड देख रहे हो
तो कभी कभी क्या होता है, अगर जैसे एक एनिमल ने ज्यादा खा लिया, एक एनिमल ने कम खाया, विद इन मतलब इंटरेक्शंस एनिमल के बीच में भी तो इंटरेक्शन होती है। जैसे पोल्ट्री बर्ड्स को देख लो, अगर आप एक केज में 3 बर्ड्स को रख रहे हो या एक केज में 5 बर्ड्स को रख दिया आपने, सपोज 4 बर्ड, वैसे 4 ही रहते हैं, 4 से ज्यादा रखते नहीं है, तो 1 2 3 4 बर्ड्स है एक केज में, और यहाँ पे आपने उनको खाना दे दिया, ओके, फीड, ठीक है। तो ऑब्वियसली पहला कौन सा एनिमल आएगा, जो डोमिनेंट एनिमल होगा उसमें, जिसका नेचर ऐसे डोमिनेंट होगा, तो वो आके सबसे पहले खाने पे मुंह मारेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा मारेगा, उसके बाद जो सबसे वीक होगा वो बेचारा, उसको ज्यादा खाना मिलेगा नहीं, इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो विद इन वन हर्ड ऑल्सो यू कैन गेट लॉट्स ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएशन, बहुत जगह से आता है। किसी एक को पानी कम दे दिया गया, किसी एक को मेडिकेशन टाइम पे नहीं मिला, ओके, सपोज 100 एनिमल्स को हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, तो सपोज हमने 50 एनिमल का कर लिया, 50 एनिमल का भूल गए एक टाइम पे करना, तो उसको 10 दिन बाद कर दिया गया, तो ये वेरिएशन हो गया, ठीक है। एवरीथिंग इज अ सोर्स ऑफ वेरिएशन, मतलब जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, वो सब वेरिएशन, तो दैट इज हाउ इट हैपेंस। सो विद इन एनिमल्स भी बहुत डोमिनेंस होता है, दैट्स हाउ यू गेट वीईपी एंड वीईटी। वीईपी भी मतलब वीईपी भी होता है, ईपी मतलब जैसे मैस्टाइटिस की मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो दैट इज वन एग्जांपल। देयर आर मेनी सच थिंग्स जो परमानेंटली किसी एनिमल की प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे परमानेंट क्या बोलते हैं, इफ यू से मतलब मैस्टाइटिस इज वन थिंग, रिप्रोडक्टिव कोई वेरिएंस हो गया, और ठीक है, ब्रूसेलोसिस हो गया, ठीक है, तो दैट इज, अगर ब्रूसेलोसिस की वजह से इफ द एनिमल इज बिकमिंग इनफर्टाइल, सो दैट एनिमल इज आउट ऑफ द हर्ड, ओके, एज अ रिजल्ट इट्स अ टेम्पररी वेरिएशन, इट्स अ परमानेंट वेरिएशन कमिंग इनटू द हर्ड विच इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट। उसमें एनिमल की कोई गलती नहीं है, ना किसी जेनेटिक्स की गलती है, उसमें सिर्फ एनवायरमेंट की गलती है, ठीक है। तो इस तरह से चेंजेस होते रहते हैं। मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए एनवायरमेंट कंट्रोल करने के लिए। अगर आप एनवायरमेंट सेम रखते हो तो ये जो वीई का पार्ट है, वीई, ये पूरा इग्नोर हो जाता है, और जनरली हम जेनेटिक्स में इसको इग्नोर ही करते रहते हैं जब देखो, क्योंकि हम एज्यूम कर लेते हैं कि एनवायरमेंट इज सेफ, ओके, वी ऑलवेज एज्यूम, सो वी ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस व्हेन वी आर स्टडीइंग थियोरेटिकली, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया? आपका डाउट क्लियर हो गया? तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, अगर एक एनिमल के लिए हम इस तरह से लिख रहे हैं, तो 10,000 एनिमल के लिए हम लोग वेरिएंस गिनेंगे, और फिनोटाइपिक वेरिएंस यानी कि फिनोटाइप में यानी मिल्क प्रोडक्शन में जितना वेरिएंस आ रहा है, हम इसको वीजी और वीई के फॉर्म में रख सकते हैं। फिनोटाइपिक वेरिएंस कैन बी एट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ, मतलब फिनोटाइपिक वेरिएंस किसकी वजह से आ रहा है, जीनोटाइप में जो अंतर है हर एनिमल के, और एनवायरनमेंट में जो अंतर है हर एनिमल के, उसकी वजह से आपको फिनोटाइप में एनिमल्स के डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है। दैट वेरिएशन कैन बी बिकॉज ऑफ जीनोटाइपिक वेरिएंस एंड एनवायरमेंटल वेरिएंस। फर्दर हम जीनोटाइपिक वेरिएंस को इस तरह से डिवाइड करते हैं, एडिटिव वेरिएंस, इसको बोलते हैं एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, इसको बोलते हैं डोमिनेंस वेरिएंस, इसको बोलते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, इग्नोर क्यों करते हैं, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए हमारा। दैट्स लाइक फिजिक्स में जब आप, आवाज क्लियर नहीं आ रही, हेलो, किसी को भी नहीं आ रही क्या क्लियर? मे भी आपके नेट में इशू है, मैंने तो अच्छा चल रहा था यार। अच्छा, मैं देखती हूँ नेट का बाद में। ओके ओके, सो ये आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ है। ओके, सो VP is divided as VA plus VD plus VI and environmental variance as whatever, permanent and temporary environment का variance। ओके, सो इसको हमेशा हम लोग थोड़ा साइड में रख देते हैं फॉर ऑलवेज इजी कैलकुलेशंस, और ये हम इस पे फोकस करेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, जब हम लोग किसी भी एनिमल को सिलेक्ट कर रहे हैं एज पेरेंट, कौन सा वेरिएंस सबसे इंपॉर्टेंट है इन तीनों में से? कौन से वेरिएंस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए? एडिटिव वेरिएंस, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस पे सबसे ज्यादा फोकस होता है सिलेक्शन के टाइम पे। ओके, वेरी गुड। अब ये हेरिटेबिलिटी में आपको फिर से दोहराऊंगी मैं, उस टाइम फिर से एक बार आपका रिफ्रेशर हो जाएगा।
ठीक है. But for now, remember that additive genetic variance is the most important form of variance. Okay. Clear? समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट पूरा? इसमें कोई डाउट है तो मुझे अभी बताओ. ये हो गया आपका VP. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, सिलेक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड्स इज नेसेसरी. इसीलिए हम लोग करते हैं ताकि इकोनॉमिक ट्रेड्स को इम्प्रूव करके हमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके और बहुत सारे पैसे मिल सके. ओके. सेकेंडली, फिनोट एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, एवरीथिंग. ओके, सब कुछ होता है इससे. फिर फिनोटाइप इज इफेक्टेड बाय जीनोटाइप एंड environment. Next, measuring genetic parameters like variance for selecting the best animals as parents is necessary. Genetic parameters include heritability, repeatability and genetic correlation. Repeatability मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी नहीं जब तक आपका सिलेबस नहीं आता, क्योंकि you don't need to study that. Heritability मैं पढ़ाऊंगी क्योंकि आपको सिलेक्शन समझने के लिए heritability समझना important है, और correlation भी हो जाएगा उसके साथ साथ. ठीक है. Okay, so I am going to stop here for today. Overload हो गया है वैसे भी. Let's just discuss one or two questions. ये बहुत बड़ा PPT है. 1 मिनट, मैं इसको छोटा करके. Let's go to the questions directly. Let's see अभी तक जो हमने किया उस पे से कोई क्वेश्चंस है क्या? चलो, ये तो नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता. हाँ, अच्छा, ये बता दो. An example for a continuous variable is height, ठीक है. बाकी सारे कैसे हैं? discrete, क्वालिटेटिव, डिस्क्रीट. ठीक है. ये क्या है? कंटिन्यूअस है. ठीक है. फिर इसमें से कोई और क्वेश्चन बनता है क्या अभी तक जो पढ़ा उसमें से? नहीं, बाकी सारे सिलेक्शन के क्वेश्चन है. इसको बता सकते हो लेकिन तो शायद. increase में Response to selection increases when proportion of individual selected decreases, proportion of individual selected increases, heritability of the trait is low, या phenotypic standard deviation is less. ये नहीं बता पाओगे अभी. ये नेक्स्ट टाइम जब सिलेक्शन अपन कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद we will be able to give the answer to this question. ठीक है. So for now I am going to stop here. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हेरिटेबिलिटी, सिलेक्शन, रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन, जेनेटिक गेन, ये सब करवाऊंगी. ओके. सो आई होप टू सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास. सो ये सब अभी करना बाकी है सिलेक्शन में से. सो दिस वे हमारा पहला जो ब्लॉक था वो फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास विल बी कंप्लीटली फॉर 2 hours. ओके, लेट्स गो बैक टू आवर ब्लॉक्स वंस. ब्लॉक्स ये ब्लॉक्स है. ठीक है. तो ब्लॉक्स में ये ब्लॉक 1 का ये वाला पोर्शन हम खत्म कर चुके हैं. We will move towards selection next. Okay, so block 1 next में ये वाला complete कर लेंगे. This is kind of ये in between है, हम इसको यहाँ ऐसे रख सकते हैं. Sire evaluation is a part of both. Okay, so evaluation. So it's a part of both block 1 and block 2. So block 1 almost complete हो जाएगा next class में. I will try my best. फिर उसके बाद we can continue with block 2. Okay. Okay, clear. Any doubts in today's lecture? At all? Anything? कोई doubts है? मैं आज थोड़ा slow गई हूँ because I want you all to understand these concepts before we jump into selection. फिर selection में जाने के बाद मैं आपको फिर से नहीं explain करूंगी ये सब. ठीक है. अगर doubt है तो of course I will explain. But I won't be focusing on these topics again and again. Okay. So that is that. Okay, see you all in next class. Bye bye. Good night.